इस दुनिया में एक अजीब सी चीज अचानक प्रकट होती है, टावर ऑफ मेलेवोलेंस, जिसे लोग हार्बिंजर ऑफ डिजास्टर्स भी कहते हैं। इसके साथ ही असंख्य राक्षस और डीमंस भी आ जाते हैं जो इंसानियत पर कहर ढा देते हैं और पूरी मानव जाति को निराशा और बर्बादी की हालत में धकेल देते हैं। उनका आतंक इतना ज्यादा होता है कि इंसान एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जब तक कि पहली पीढ़ी के अवेकेंड, जिन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, खड़े नहीं हो जाते। ये लेजेंडरी वॉरियर्स एक एक करके इन राक्षसी खतरों से लड़ते हैं और आखिरकार टावर को तबाह कर देते हैं। पहली बार इंसानों ने उन दूसरी दुनिया से आए मॉन्स्टर्स पर जीत हासिल की। फाउंडर्स को हीरोज की तरह पूजा जाता है। उनकी लेगेसीज को मॉज़ोलियम ऑफ द फाउंडर्स में अमर कर दिया गया है। 100 साल बाद एक लड़का कनागी मिनातो लाइब्रेरी में बैठा है। वो एक किताब में खोया हुआ है जो इन्हीं लेजेंडरी वॉरियर्स की कहानियां बयां कर रही है। किताब में लिखा है, एक ऐसा सोर्ड्समैन जिसने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से 10,000 सैनिकों को हरा दिया। एक ऐसा मैजिशियन जो बिना किसी मंत्र के पावरफुल स्पेल्स चला लेता था। लेकिन आज के दौर में इन कहानियों को लोग बस फेरी टेल्स मानते हैं, एक पुरानी मिथ। फिर भी कनागी का सपना है कि वो भी इतिहास में अपना नाम लिखे, जैसे फाउंडर्स ने किया था। उसके शरीर पर चॉजन वंश की एक रहस्यमयी सील है और वो खुद को इस नाम के काबिल साबित करना चाहता है। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी होती है। जब उसके क्लासमेट्स अपने पास होने का जश्न मना रहे होते हैं, कनागी चुपचाप बैठा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, यू हैव फेल्ड द हंटर्स क्वालिफिकेशन एग्जाम। उसकी सबसे बड़ी डर सच्चाई बन गई थी। जहां चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल है, वहां कनागी की आंखें भर आई हैं और फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्लासमेट्स चिल्लाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, और हाँ, कनागी से कहो कचरा भी साफ कर दे। वो जानता है एक सिंपल रूल है, एग्जाम में बस नाम लिखना होता है और पास मिल जाता है। लेकिन वो 3 साल से फेल हो रहा है। लोग अब उसे फेलियर और डिसग्रेस कहने लगे हैं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी और अब वो भी खत्म होती नजर आ रही है। क्लासरूम में अकेला कनागी कागज के फटे टुकड़े समेट रहा होता है। सोचता है, मैंने रिटन टेस्ट में फुल मार्क्स लाए, अपनी ऑरा को सालों तक ट्रेन किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसकी क्रेस्ट, जो एक ताकत की निशानी होनी चाहिए थी, अब एक खाली झक लग रही है। वो डस्टबिन पकड़कर चुपचाप खड़ा होता है और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और दुख उमड़ने लगते हैं। फिर फूट पड़ता है, मुझे भी फाउंडर्स की तरह बनना है, लोग मेरा नाम भी याद रखें, मैं सिर्फ एक नाकाम लड़का नहीं हूँ। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, कनागी चलो बाहर चलो। वो चौंकता है, फिर धीमे से जवाब देता है, ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा था। मन ही मन वो सोचता है, काश मुझे भी एक दिन कोई एडमायर करे, जैसे लोग ए रैंक हंटर हिजाकी कैसे को करते हैं। बाहर स्कूल के गेट पर एक भीड़ जमा हो चुकी है। सब हिजाकी को देखकर एक्साइटेड है। हिजाकी एक मुस्कुराहट के साथ क्राउड को एड्रेस करता है, सॉरी मैंने थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। कनागी जैसे ही वहां पहुंचता है, हिजाकी के साथ ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं, तू लेट क्यों आया, हमारे लीडर का टाइम वेस्ट मत कर। कनागी बस एक छोटा सा सॉरी कह पाता है, लेकिन तभी हिजाकी बीच में बोलता है, बस करो, छोड़ दो उसे। हिजाकी का टोन बड़ा कैजुअल होता है, लेकिन प्रेस पास खड़ी होती है और वो जानता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक रिपोर्टर उसके पास आता है और एक फोटो दिखाता है, सर ये वो मोमेंट है जब आपने ड्रैगन को एक ही स्ट्राइक में हराया था, डॉक्यूमेंट्री के कवर के लिए परफेक्ट लगेगा। हिजाकी हंसते हुए जवाब देता है, अरे हाँ अच्छा तो है, लेकिन खुद को इतना ग्लोरीफाई होते देखना थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। 3 साल पहले कनागी और हिजाकी एक साथ एकेडमी में आए थे, लेकिन उनके रास्ते हमेशा अलग रहे। हिजाकी एक बॉर्न जीनियस है, हर एग्जाम में टॉप करता है, और कनागी बस एक इजी टारगेट बन गया है हिजाकी की कांस्टेंट बुलिंग के लिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पूरा दिन कनागी को हिजाकी के साथ बिताना पड़ेगा। कनागी खुद से सवाल करता है, मुझे बुलाया ही क्यों गया? एक रिपोर्टर क्यूरियोसिटी में पूछता है, वो लड़का कौन है? हिजाकी थोड़ा मुड़ता है और फिर अपने साथियों से फुसफुसाकर पूछता है, उस लड़के का नाम क्या था? जब उन्हें बताया जाता है कनागी मिनाटो, तो हिजाकी धीरे से बोलता है, ओह हाँ कनागी, ये तो हमेशा मुझसे हेल्प मांगता रहता है, इतनी बार डिस्टर्ब करता है कि मेरी खुद की ट्रेनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। कनागी का चेहरा शॉक में पड़ जाता है। फिर हिजाकी और एक झूठ बोल देता है, ये मुझसे फाइनेंशियल हेल्प भी मांगता रहता है। कनागी जानता है असली सच्चाई उलटी है, हिजाकी ही हमेशा उससे चीजें लेता रहा है, न कि वो। रिपोर्टर्स हिजाकी की बातों से इंप्रेस हो जाते हैं और जैसे ही आइसिंग ऑन द केक, हिजाकी कनागी को पकड़कर कैमरा की तरफ कहता है, ये लड़का भी एक दिन अवेकेंड बनेगा, हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। रिपोर्टर्स कनागी की तरफ घूम जाते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू मस्ट बी सो ग्रेटफुल। कनागी कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी हिजाकी धीरे से उसके कान में कहता है, तू फेल हो गया है, तू वर्थलेस है, बेटर है चुप रहे। उसका हाथ कनागी के कंधे को कसकर दबाता है। कनागी फिर से अपने पुराने ह्यूमिलिएशन को याद करता है। डर के मारे वो बस एक नकली सी मुस्कान के साथ बोलता है, शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। हिजाकी फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी शाइनी ट्रॉफीज की तरफ इशारा करता है। कनागी की रूह कांप जाती है। पीछे से रिपोर्टर्स की बातें सुनाई देती हैं, इस कनागी का नाम बताने लायक भी है, कौन ध्यान देगा इस पर, छोड़ो। कनागी समझ जाता है इस दुनिया में सिर्फ पावर मैटर करती है, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं। कनागी अपना नाम बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज डूबने लगती है। तभी फिर से हिजाकी आता है अपने एंटोराज के साथ, बिना कॉन्टेक्स्ट दिए कहता है, फाउंडर्स के मौजोलियम में मिलो स्कूल के बाद। कनागी हैरान, क्यों? हिजाकी मुस्कुराता है और कहता है, तुझे टेस्ट फिर से देने का मौका मिलेगा। कनागी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। हिजाकी उसे भरोसा दिलाता है, एसोसिएशन से मैं बात कर लूंगा, बस डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन मौजोलियम में शूट होनी है, पब्लिक इमेज भी मेंटेन करनी है। और फिर जाते जाते हिजाकी ये साफ कर देता है, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कनागी वहीं खड़ा रह जाता है उलझन में। वो जानता है हिजाकी उसे सिर्फ एक पॉन बना रहा है अपनी इमेज के लिए,
फिर भी ये एक रेयर मौका है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। और फिर फाउंडर्स के मौजोलियम में कैमरा रोल हो रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी सीन शुरू होती है। हिजाकी ग्रैंड तरीके से खड़ा है और अपने वर्ड से एक नई कहानी की शुरुआत करता है। रिपोर्टर्स का इंटरव्यू खत्म होते ही वो हिजाकी को थैंक करते हैं। सर, हमें एक कमाल की फोटो मिली है। हिजाकी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं आर्टिकल का इंतजार कर रहा हूँ। रिपोर्टर्स जैसे ही निकलते हैं, हिजाकी मौसोलियम के और अंदर की तरफ जाता है जहां उसके लोग कुछ खोद रहे होते हैं। वो पूछता है, एंट्री पॉइंट मिला? एक सबऑर्डिनेट एक्साइटेड होकर एक छिपे हुए रास्ते की तरफ इशारा करता है। सर, लगता है यही है। क्या ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? हिजाकी हंसते हुए ऑलमोस्ट मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, हम बस एक छोटी सी ट्रेजर हंट कर रहे हैं। कनागी गुस्से से चिल्ला उठता है, ये कब्रें हैं हिजाकी, तुम ये भी नहीं समझते कि यहाँ कौन दफन है? हिजाकी बिना कुछ सोचे एक फाउंडर की मूर्ति को लात मार देता है और कहता है, पास्ट कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस अपना फ्यूचर चाहिए और ये सब सिर्फ पुरानी राख है। कनागी की आंखों में आक्रोश होता है। फाउंडर्स लेजेंड थे, मैं उनकी लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। वो गुस्से में हिजाकी पर झपटता है, लेकिन हिजाकी बड़ी आसानी से उसका वार डॉज करता है और फिर एक जोरदार पंच उसके पेट में मारता है। कनागी दर्द से गिर पड़ता है। हिजाकी उसे मारता रहता है। तभी एक आदमी आता है और चिल्लाता है, सर, हमें कुछ मिला है। वो एक कलेक्शन दिखाता है जिसमें एक ग्लोइंग क्रिस्टल भी होता है जिससे रहस्यमयी ऑरा निकल रही होती है। हिजाकी की आंखें चमक उठती हैं। अब मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रेजर ही मेरी जिंदगी बदल देगा। कनागी दर्द में कराहता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये गलत है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हिजाकी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, कनागी, तुझे मैं शुरू से ही यूज कर रहा था, मुझे पता था तू लाइब्रेरी में क्या पढ़ता है, तेरे ड्रीम्स भी मुझे पता थे। वो हंसता है, तू सिर्फ एक पॉन था और अब तेरा काम खत्म हुआ। वो कनागी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। एक क्लिफ के किनारे पहुंचकर हिजाकी कहता है, तो एक आखिरी बार, तेरा नाम क्या था? फिर खुद ही हंसकर कहता है, छोड़, कोई याद भी नहीं रखेगा। और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है। कनागी नदी में गिरता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पानी में डूबते हुए कनागी सोचता है, सालों की मेहनत, सारी ट्रेनिंग सब बेकार चली गई। उसका मन डूबने लगता है, क्या मैं सच में कभी कुछ था ही नहीं? तभी एक रहस्यमयी लाइट उसके चारों ओर फैल जाती है। आवाजें गूंजने लगती हैं। एक वेसल मिल गया है। कनागी कंफ्यूज्ड है। उसके सामने धुंधली आकृतियां बनती हैं, फाउंडर्स की आत्माएं। एक स्पिरिट उसकी क्रेस्ट की तरफ इशारा करता है, क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस। इसमें कोई शक्ति नहीं, पर ये वो सब कर सकता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वो उसे एक चॉइस देते हैं, हम में से किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैजिक, स्वॉर्ड्समैनशिप, एंड्योरेंस या एल्केमी, जो चाहे चुन ले। कनागी पहले सोचता है, मुझे भी हिजाकी जैसा स्ट्रांग बनना है, लेकिन फिर वो सोच बदल देता है, नहीं, मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगा, मुझे ऐसी ताकत चाहिए जो सबको भूल जाए, पर मुझे नहीं। स्पिरिट्स उससे दोबारा पूछते हैं, किसे चुनोगे? कनागी चीखता है, मुझे सब कुछ चाहिए। फाउंडर्स शॉक्ड हो जाते हैं, ये असंभव है, कोई भी वेसल इतना सब कुछ झेल नहीं सकता। पर कनागी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे स्पिरिट्स उसके अंदर समा जाते हैं। सब हैरान, ये कैसे पॉसिबल है? इतना कमजोर लड़का सबको कैसे अब्सॉर्ब कर रहा है? उधर एक हिलटॉप पर खड़ा हिजाकी एक तेज लाइट एक्सप्लोजन देखता है। नदी से उठती एनर्जी उसे चौंका देती है। पानी उफान मारता है और फिर कनागी उड़ते हुए हिल पर लैंड करता है। अब उसके अंदर एक अलग सी ऑरा है, तेज, रेडिएंट, कमांडिंग। हिजाकी का एक आदमी हंसता है, लुक एट दिस लूजर, वापस आ गया। और क्या, लकड़ी की टहनी से लड़ने आया है? कनागी एक पेड़ की पतली सी शाख तोड़ता है और उसे घुमाता है। लोग हंसते हैं, स्टिक से लड़ेगा? सीरियसली? हिजाकी गुस्से में चिल्लाता है, इस बार इसका सर काट दो। एक आदमी आगे आता है, मैं ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हूँ, तेरे लिए ये ऑनर होगा कि मैं तुझे काटूं। वो अपनी तलवार से कनागी पर वार करता है। हवा छींटती है, लेकिन अगले पल खून बह रहा होता है। स्वॉर्ड्समैन खुद गिर पड़ा होता है। कनागी एकदम शांत खड़ा है, हाथ में बस एक लकड़ी की टहनी। वो कहता है, तो यही था तेरा स्वॉर्ड्समैनशिप, थोड़ा मुझे भी सिखा देता। हिजाकी का दूसरा आदमी स्पेल चांट करता है, पर उससे पहले कनागी बोलता है, थंडरबोल्ट हदाद। एक तेज स्पेल बिजली की तरह गिरती है और वो आदमी जमीन पर ढेर हो जाता है। हिजाकी दंग रह जाता है, ये कैसे? उसे वो पुरानी लेजेंड्स याद आ जाती हैं। एक स्वॉर्ड्समैन जो सिर्फ लकड़ी से 10,000 को हरा दे और एक मैजिशियन जो बिना मंत्र स्पेल्स चलाए। कनागी अब वही मिथ बन चुका है। कनागी आगे बढ़ता है, तू कहता था मैं कोई नहीं हूँ, अब मैं बनूंगा वो नाम जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। फाउंडर्स की आत्माएं उसके अंदर खुश हैं, हम आजाद हो गए हैं और अब कनागी हमारा नया एवटार है। उनमें से एक हिनोकी राइचिरू कनागी से कहता है, तू मेरी लेगेसी याद रखता है? अच्छा लगा, अब ये पेटी हिजाकी को भूल, देख पीछे क्या आ रहा है। कनागी पीछे देखता है, हिजाकी डर के मारे कांप रहा होता है। मैं ए रैंक हूँ, मुझसे पंगा मत ले। कनागी बिना हिचकिचाए एक जोरदार पंच उसकी नाक पर मारता है। हिजाकी हवा में उड़ जाता है। तभी एक मिस्टीरियस बैग से एक डार्क ऑरा निकलती है। कनागी चौंक जाता है, पर हिनोकी मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होगा। उधर शहर में एक 3 सिर वाला भेड़िया हमला कर रहा होता है। किसारागी कोई चिल्लाता है। किसारागी एक एस रैंक हंटर हवा में छलांग लगाकर वाटरफॉल इंपैक्ट से उस बीस्ट को चीर देता है। लोग तालियां बजाते हैं, वाह, एक ही स्ट्राइक में ए रैंक मॉन्स्टर को हराया। किसारागी मुस्कुराकर कहता है, हिजाकी कहाँ है?
कोई बोलता है इंटरव्यू में व्यस्त होगा, आजकल उसे ही लोग यंग होप कहते हैं। किसारागी जवाब देता है कोई बात नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी हमारे गिल्ड के लिए ही अच्छी है। तभी अचानक एक तेज एनर्जी पूरे शहर को घेर लेती है। शहर कांप उठता है, लोग गिरने लगते हैं, यहाँ तक कि हंटर्स भी खड़े नहीं हो पा रहे। किसारागी के चेहरे पर चिंता आ जाती है, ये कोई एस रैंक मॉन्स्टर है। शहर की गलियों में लोग एक एक कर गिरने लगते हैं। फाउंडर्स मौजलम से निकली भयानक प्रेशर अब पूरे शहर को अपनी पकड़ में ले रही थी। जंगल के अंदर हिसाकी कांपता हुआ जमीन से उठने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने वो भयानक क्रीचर उस बैग से बाहर निकलता है। ये क्या है? डेमन है? मॉन्स्टर? वो बुदबुदाता है डिसबिलीफ में। कनागी ठंडी आवाज में जवाब देता है तेरे लालच ने सील तोड़ दी हिसाकी। ये टावर का एक बॉस मॉन्स्टर है जो सदियों से बंद था, अब आजाद हो गया है। हिसाकी की आंखों में डर उतर आता है, उसे सब समझ आ चुका था। फाउंडर रेलिक्स को छूते ही सील टूट गई और एक एंशिएंट नाइटमेयर बाहर आ चुका था। हिनोकी उस क्रीचर को गौर से देखता है, ये एम्प्टीनेस का एम्बॉडीमेंट है, इस रैंक से भी ऊपर। इसकी पॉइजनस ऑरा कई किलोमीटर तक लोगों को मार सकती है। हिसाकी अब घबराहट में पागल हो चुका था। मुझे यहाँ से निकलना है अभी। कनागी चेतावनी देता है रुक जा, हिलेगा तो मरेगा, बट इट्स टू लेट। जैसे ही हिसाकी भागने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। उसके टेंटिकल्स फट से आगे बढ़ते हैं और हिसाकी की चेस्ट के आर पार हो जाते हैं। हिसाकी चीखता है, उसका वही सोर्ड जिससे उसने कभी ड्रैगन मारा था आज बेकार साबित हुआ। मॉन्स्टर उसके जिस्म को अपनी जगह पर चिपका लेता है और उसकी लाइफ फोर्स चूसना शुरू कर देता है। कनागी बस खड़ा रहता है, जानता था ये होने वाला है। हिनोकी एक हाथ कनागी के कंधे पर रखता है। तू चाहे तो मैं कंट्रोल ले लूं और तुझे अपनी एक हाथ की तलवार की शैली दिखाऊं, पर तभी बाकी फाउंडर्स उसे पकड़ लेते हैं। तेरा प्लान क्या है हिनोकी? अकेले कंट्रोल लेना चाहता है क्या? हिनोकी हंसने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। कनागी बीच में बोलता है कंट्रोल किसी एक को नहीं मिलेगा, मेरा बॉडी सबके लिए है, लेकिन मैं तुम सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कम नहीं। तुम में से जिसे भी कंट्रोल चाहिए मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। हिनोकी हैरान होता है लेकिन फिर वो मुस्कुराता है। इंटरेस्टिंग। हिनोकी पहला स्टेप लेता है, कनागी के बॉडी में मर्ज होता है। कनागी भी रेडी होता है और मॉन्स्टर पर वार करता है। हिनोकी का ब्लेड एक और फाउंडर की गाइडेंस में मॉन्स्टर का आर्म एक ही स्ट्राइक में काट देता है। मॉन्स्टर गुर्राता है, एक और हमला करता है। कनागी अब अगले फाउंडर की एजिलिटी के साथ उस स्विंग को इवेड करता है लाइटनिंग फास्ट मूव से। हर फाउंडर बारी बारी से उसके बॉडी को कंट्रोल करता है। कनागी अब मल्टी स्टाइल वॉरियर बन चुका था। वो टेंटिकल्स को पकड़ता है और पूरे जोर से मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है। एक बो उठाकर कनागी उसकी आंखों में तीर मारता है। फिर वो व्हर्लविंड, फायर ब्रेथ और आइस अटैक्स एक साथ अनलीश करता है जैसे स्किल्स का तूफान हो। हिनोकी वापस कंट्रोल लेता है और हिसकी की टूटी हुई तलवार जमीन से उठाता है। मॉन्स्टर नीचे से सरप्राइज अटैक करता है। कनागी की आंखें पीली चमक उठती हैं। अब विजर्ड का कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक शॉक, क्रीचर इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है और कनागी हवा में जंप करता है। हिनोकी अपने वन हैंडेड सोर्ड टेक्निक के साथ हवा में ही वार करता है। गेकीरू तची वेव कटिंग ब्लेड। मॉन्स्टर बीच से कट जाता है और गिरते ही मर जाता है। कनागी की आंखों में संतोष है, उसके होंठों पर हल्की सी जीत की मुस्कान। पास की एक पेड़ पर एक रेवन सब देख रहा होता है। शहर में एक टॉल टावर पर खड़ा एक आदमी फोन उठाता है। क्या मॉन्स्टर ऑलरेडी मारा गया? वो पूछता है। किसने मारा? दूसरी तरफ से आवाज आती है। एकेडमी का स्टूडेंट था, रेवन की फुटेज में दिखा है। वो आदमी है चिहारा मिडोरी, दुनिया का सबसे ताकतवर अवेकन। वो कहता है मुझे उस स्टूडेंट से मिलना है। अगले दिन सुबह मिडोरी मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पर बैठा होता है। एकेडमी के डायरेक्टर को कॉल करता है, एस रैंक मॉन्स्टर मारा गया है, पर मैं नहीं था। रेवन की फुटेज में दिखा कनागी नाम का लड़का था। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है। एकेडमी में अब सब बस उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कल रात क्या हुआ? एक लड़का मजाक में बोलता है। वो मॉन्स्टर मैंने मारा था। उसका दोस्त जवाब देता है, अरे हट, 10 साल से कोई नया एस रैंक हंटर नहीं आया, तू कहां से आएगा? रूमर्स फैल रहे हैं, शायद स्लेयर उसी एकेडमी का स्टूडेंट है। कनागी जो अब भी थका हुआ है, एक लकड़ी के सहारे चलता है। उसके बॉडी में अब भी दर्द है। उस सबकी बातें सुनता है, शॉक्ड कि अब हर जुबान पर उसका ही नाम है। तभी एक लड़का टकरा जाता है, कनागी को गिरा देता है और ताना मारता है, तू स्लेयर है? डोंट मेक मी लाफ। कनागी कुछ नहीं बोलता। वो जानता है सच क्या है। उसने मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन फाउंडर्स की ताकत उधार लेकर। अब उसका बॉडी टूट रहा है रिकॉयल से। हिनोकी की आवाज उसके माइंड में गूंजती है, तू कहता था हमसे भी ज्यादा बनना है, अब देखा कितनी हिम्मत है। कनागी आंखें बंद करता है और फिर धीरे से बोलता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो खड़ा होता है, दर्द को इग्नोर करता है। हिनोकी हंसता है, अब आया असली मजा। वो बाकी स्टूडेंट्स को देखता है। अवाकनर्स? हाँ, हमारे जमाने में तो ये लोग साधारण लोग होते। वो सोचता है अगर टावर आज के दौर में वापस आ गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी उसे एक तेज एनर्जी फील होती है। कनागी पूछता है, क्या हुआ? हिनोकी डालता है, कुछ नहीं, पर वो परेशान था। उसी वक्त एक प्रोफेसर कानागी को बुलाता है, हाय जल्दी फील्ड पर आओ। कनागी समझता है शायद रेजिग्नेशन का मामला है। वो धीरे धीरे वहां जाता है। उसे पता है कि उसके तीनों चांस खत्म हो चुके हैं, पर प्रोफेसर बोलता है फील्ड टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारा री एग्जाम होगा। कनागी हक्का बक्का रह जाता है। री टेस्ट मेरे लिए? छात्र खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। कभी किसी का दोबारा एग्जाम हुआ है? फील्ड पर कनागी स्प्रिंट की पोजीशन लेता है। बॉडी अभी भी वीक है, पर डिटर्मिनेशन आग की तरह जल रही है। पहला टेस्ट 100 मीटर स्प्रिंट, एवरेज टाइम 3.6 सेकंड्स, रिकॉर्ड टाइम
2.7 सेकंड्स। तभी वही लड़का फिर से बोलता है, फेल तो फेल ही रहेगा। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, सारे स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो फिनिश लाइन सिर्फ 1.2 सेकंड में पार कर लेता है। अगला टेस्ट है 3000 मीटर स्प्रिंट। एवरेज टाइम होता है 4 मिनट 20 सेकंड और रिकॉर्ड है 3 मिनट 17 सेकंड का। लेकिन कनागी फिर से सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। वो पूरा दौड़ सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद के टेस्ट, पुशअप, बेंच प्रेस और बाकी सभी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देते हैं। कनागी हर एक रिकॉर्ड तोड़ देता है और कई बार तो पिछले बेस्ट से डबल तक परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स की आंखों में एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखती है। कुछ तो उसके नए पावर को एडमायर भी करने लगते हैं। कनागी खुद भी सोचता है, क्या फाउंडर्स अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं? लेकिन हिनोकी उसे अश्योर करता है, नहीं, इस बार तुमने सब खुद किया है। हेडमास्टर के ऑफिस में मिडोरी को कनागी मिनाटो का पूरा रिकॉर्ड दिया जाता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स पलटता है, उसकी आंखों में एक जेन्युइन एडमिरेशन झलकती है। कनागी का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन हेडमास्टर थोड़ा डाउट के साथ बोलता है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो अनडिनाइबल है, लेकिन असली प्रॉब्लम हमेशा से उसकी मैजिकल कैपेसिटी रही है। पिछले 3 सालों में हुए हर असेसमेंट में उसकी माना लेवल कभी डिटेक्ट ही नहीं हुई, जिससे ये क्लियर था कि वो मैजिक यूज करने के लायक ही नहीं है। इसीलिए हेडमास्टर ने कनागी को कभी भी एकेडमी के लायक नहीं समझा। मिडोरी का सेक्रेटरी इस बात पर सरप्राइज नहीं होता। उसे पहले से पता था कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, शायद अब चीजें वैसे नहीं होंगी जैसी हमने एक्सपेक्ट की थी। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर कनागी तैयार होता है अपने मैजिक मेजरमेंट टेस्ट के लिए। टेस्ट सुपरवाइज कर रहे प्रोफेसर उसे प्रोसेस समझाते हैं। तुम्हें अपनी मैना को इस जायंट फैन में चैनल करना है और 30 सेकंड के अंदर इसे घुमाना है। जितनी ज्यादा स्पिन्स होंगी उतना ही बेहतर स्कोर मिलेगा। औसत प्रदर्शन होता है 1513 स्पिन्स। हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिजल्ट है 4022। कनागी जब रेडी होता है तो उसे अपने पुराने फेलियर्स याद आने लगते हैं। अब तक जितनी बार भी उसने ट्राई किया था, फैन कभी हिला तक नहीं था। उसे कभी मना महसूस ही नहीं हुई थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके अंदर मैना फ्लो कर रही है। राइट फुट से शुरू होकर पूरा शरीर स्पाइरल करती हुई फिर से राइट फुट में लौट रही है। उसे समझ आता है उसकी सांसें इस फ्लो को कंट्रोल कर सकती हैं और एक्सेलरेट भी। अब वो उस एनर्जी को अपने राइट पाम से बाहर निकाल सकता है। प्रोफेसर सिग्नल देता है, टेस्ट शुरू होता है। कनागी अपनी मना रिलीज करता है और फैन एकदम तेजी से घूमने लगता है। काउंटिंग मशीन उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहा और हवा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टूडेंट्स को नंबर्स तक नहीं दिख रहे। स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, मशीन ब्लास्ट हो जाती है। फैन पूरी तरह से टूटकर कटर की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधा हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ जाता है और एक जोरदार क्रैश के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर हेडमास्टर जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन शॉक से गिर जाता है। मिडोरी का सेक्रेटरी स्टन्ड रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या है। लेकिन मिडोरी उस केओस के बीच भी कामली मुस्कुराता है। उसकी नजर में कनागी की एबिलिटीज बिल्कुल उसी जैसी हैं जैसी कभी उसकी खुद की थी। मिडोरी कहता है, कनागी से पहले सिर्फ एक इंसान ने ऐसा इमेजरेबल स्कोर दिया है और वो मैं था। प्रोफेसर, जो अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पाया, फाइनली डिक्लेयर करता है, कनागी ने हंटर एग्जामिनेशन पास कर लिया है। स्टूडेंट्स खुशी से चीख उठते हैं। पूरे ग्राउंड में चीयर फैल जाती है। कनागी ने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि हर एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। कनागी खुद अपनी हथेलियों को देखता है, डिसबिलीफ में कांपता हुआ। वो जो सालों से सोचता रहा कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, आज उसे पता चला कि ताकत हमेशा उसके अंदर थी। साइड में खड़ा हिनोकी शांत रहकर सब देखता है। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। कनागी भी जान जाता है अब सब कुछ बदल चुका है। फाउंडर्स को अपना शरीर देकर उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को अनलॉक कर लिया है। हिनोकी अपने मन में हंसते हुए कहता है, ये लड़का बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके भाग्य पर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस है, वो शायद सदियों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, एक जबरदस्त प्रेजेंस उनके ऊपर उतरती है। हवा में शॉकवेव फैल जाती है और सबकी सांसें रुक जाती हैं। कनागी समझने की कोशिश करता है कि ये एक्सप्लोजन क्या है। हिनोकी तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये वही ऑरा है जो मैंने आज सुबह महसूस की थी। और अब उसी प्रेशर से जैसे कोई शेप बनता है, सामने आता है लेजेंडरी मिडोरी। कनागी उसे देखता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर। मिडोरी लैंड करता है और सीधा कनागी से बात करता है। वो उसके हंटर एग्जाम अचीवमेंट्स की तारीफ करता है, लेकिन कनागी कुछ बोल ही नहीं पाता। मिडोरी फिर एक नया चैलेंज देता है, एक एडिशनल टेस्ट। मिडोरी चाहता है कि कनागी उसे सिर्फ एक बार हिट करे, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर को। ये सुनकर कनागी एक पल को बिल्कुल शॉक में चला जाता है। मिडोरी 23 साल का, जिसने 9 साल की उम्र में फुल फ्लेज्ड हंटर की उपाधि पाली थी, आज उसके सामने खड़ा है। उसके रिकॉर्ड्स लेजेंडरी हैं, हिस्ट्री में अनमैच्ड। हजारों डीमंस को कुछ ही सेकंड्स में राख में बदल देने वाला इंसान। दूसरे हंटर्स तक उसके सामने खड़े होने से डरते हैं। 10 साल पहले अकेले ही पैंडेमोनियम आउटब्रेक को खत्म किया और 5 साल पहले क्यूशू आउटब्रेक को भी उसने अकेले ही रोक लिया था। वो एक लिविंग सिंगुलैरिटी है। जब मिडोरी अपनी चैलेंज एक्सप्लेन करता है, कनागी डिसबिलीफ में रह जाता है। लेकिन हिनोकी बहुत एक्साइटेड है। वो कहता है, अब मुझे कंट्रोल लेने दो। लेकिन मिडोरी कंडीशंस सिंपल रखता है। कनागी के पास 1 मिनट है मुझे एक हिट करने के लिए, चाहे वो कामयाब हो या फेल, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। मिडोरी खुद
हर 10 सेकंड में सिर्फ एक बार अटैक करेगा ताकि चैलेंज फेयर रहे। ना कोई हेजिटेशन, ना कोई डाउट चाहिए। कनागी किसी भी स्किल, किसी भी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मिडोरी अपनी कोई एबिलिटी यूज नहीं करेगा। मिडोरी ने अपनी सिंसेरिटी साबित करने के लिए एक पूरा आर्सेनल समन कर लिया और कनागी को ऑफर किया, जो चाहे वो हथियार चुन सकता है। इतने सारे लेजेंडरी वेपन्स एक ही पल में सामने आना, वो भी इतनी आसानी से, ये सब कुछ सरियल लग रहा था। कनागी का दिमाग उलझ गया था। उसे अब एहसास हुआ कि वो दुनिया के सबसे मशहूर मिडोरी से 1-on-1 फाइट करने जा रहा है। थोड़ा डगमगाया, फिर हिम्मत करके पूछा, क्या मैं सच में कोई भी वेपन चुन सकता हूँ? मिडोरी ने कैजुअली एक काटना उठाई। उसकी पकड़ हल्की थी लेकिन कॉन्फिडेंट। बिना किसी एफर्ट के उसने उस ब्लेड को 2 टुकड़ों में काट दिया, जैसे कोई सूखी टहनी हो। मेरे शरीर की धार किसी भी तलवार से तेज है, ये शब्द उसने एरोगेंस के बिना बोले। कनागी अभी उस सीन को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी हिनोकी की बेचैनी बाहर फूट पड़ी। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये आदमी खुद को क्या समझता है? कनागी ने महसूस किया हिनोकी की एनर्जी पूरे शरीर में सर्च कर रही थी, जैसे वो पूरी ताकत से बाहर निकलना चाहता हो। उसी मोमेंट में कनागी को समझ आ गया, मिडोरी की ताकत खुद फाउंडर्स जैसी है। उसके सामने जीत की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का टाइम नहीं बचा था। तभी सारे स्टूडेंट्स उस फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मिडोरी ने अचानक ही काउंटडाउन शुरू कर दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने सिग्नल दिया, टेस्ट शुरू। कनागी ने अपनी तलवार उठाई और मिडोरी की तरफ चार्ज किया, पूरे जोश के साथ। हिनोकी ने झल्ला कर पूछा, तू अकेले लड़ेगा? ये अनफेयर है। पर कनागी ने उसकी बात इग्नोर की और हमला जारी रखा। उसे पता था कि ये सब बेकार है, लेकिन लेजेंड बनने के लिए उसे खुद पर भरोसा करना होगा, ना कि फाउंडर्स की पावर पर। उसने तलवार से वार किया, पर मिडोरी ने बड़ी ही आसानी से डॉज कर लिया, हल्के मूवमेंट से। कनागी बार बार हमला करता रहा, पर मिडोरी मोबाइल पर कैजुअली बात करता रहा। बाय द वे, तू कौन सा सोशल मीडिया यूज करता है? ये सीन तो वायरल होने वाला है। स्टूडेंट्स स्टन्ड थे। मिडोरी हर वार को इतनी ईज से डॉज कर रहा था जैसे ये कोई गेम हो। कनागी ने रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखा और तभी एक स्टूडेंट को उसकी मूवमेंट्स में कुछ अजीब लगा। कनागी ने तलवार ऊपर उठाई जैसे वर्टिकल स्लैश मारने वाला हो, फिर अचानक स्विच किया और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया मिडोरी के पैर और गले की तरफ। एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था। कनागी खुद हैरान था, उसका शरीर इतनी नेचुरल तरीके से मूव कैसे कर रहा है। उसे रियलाइज हुआ वो थक नहीं रहा। शायद ये फाउंडर्स की पावर का असर है। सोच ही रहा था कि तभी मिडोरी ने अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी, फ्लिक करने के लिए। 10 सेकंड हो चुके हैं, उसने कैजुअली कहा। कनागी ने जैसे तैसे डॉज किया, लेकिन मिडोरी की पावर से पूरा फील्ड तबाह हो गया। वो डिस्ट्रक्शन देखकर कनागी कांप उठा। अगर वो फ्लिक लगता, उसका सिर उड़ चुका होता। मिडोरी ने अपने हाथ को देखा और बोला, इसमें कोई मैलिस नहीं है, शायद मैंने ताकत का अंदाजा गलत लगाया। कनागी पैनिक में आ गया। अगर ऐसे ही चला तो वो मारा जाएगा। वो डेस्परेटली कोशिश करने लगा अपने उस पावरफुल वर्जन को रिकॉल करने की। एक दमदार ओरा उसके शरीर से निकली। मिडोरी भी चौंक गया। कनागी ने दोबारा हमला किया, इस बार और भी तेज। स्टूडेंट्स चिल्ला उठे, कैमरा तो पकड़ ही नहीं पा रहा। मिडोरी ने कनागी के अंदर एक बदलाव नोटिस किया। क्या कोई स्पेशल कंडीशन है पावर अनलॉक करने की, या कनागी कुछ छुपा रहा है? टाइम देखा, फिर बोला, 10 मोर सेकंड्स हो चुके हैं। इस बार मिडोरी झुककर उंगली से फ्लिक करने की बजाय सीधे सीने पर मारा। कनागी दीवार से टकराया, खून थूकते हुए गिरा, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। वाह, मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकेंड से लड़ रहा हूँ। उसे समझ आ गया, अगर उसका शरीर वैसा ही होता जैसा कल था, वो अभी तक मर चुका होता। उसे खुशी हुई, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन साथ ही ये भी समझ गया, ये स्किल अभी मिडोरी की टेस्ट पास करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी उसने ब्रूट फोर्स के साथ एक बार और चार्ज करने का फैसला किया। तभी मिडोरी उसकी आंखों के सामने आ गया। कनागी रुक गया। मिडोरी ने माफी मांगी, मैंने सब देख लिया है, और फिर बोला, 30 सेकंड ओवर। एक हल्का स्ट्राइक और कनागी बेहोश होने लगा। जैसे ही वो गिरा, मिडोरी ने देखा, जीनियस है, पर अभी अपने कॉमरेड्स के लेवल पर नहीं पहुंचा। वो पावर जो मिडोरी ने कनागी में महसूस की थी, वो पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। सेक्रेटरी को कॉल किया, चलो निकलते हैं। काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तभी कनागी ने अपनी तलवार फिर से पकड़ी। मिडोरी ने पीछे से एक इंटेंस ऑरा महसूस की। पीछे देखा, कनागी का शरीर पावर से चमक रहा था। हिनोकी अब कंट्रोल में आ चुका था। बोला, वो जिद्दी लड़का तो सो गया, अब मेरी बारी है। आगे बढ़ा, बोला, थोड़ा और खेलते हैं। कनागी की स्पिरिट जो अब बाहर थी घबरा गई, ये क्या हो रहा है? पर मिडोरी मुस्कुराया, ये वही प्रेजेंस है जो मैंने पहले महसूस की थी। सोचने लगा, क्या ये कोई और है या कोई स्किल? लेकिन एक बात साफ थी, कनागी अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, हिनोकी के कंट्रोल में। कनागी ने मिडोरी पर अचानक वार किया। हे, लॉस्ट मत हो। मिडोरी ने नोटिस किया, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। तलवार मिडोरी के चेहरे के करीब आई, वो तुरंत झुक गया। कनागी ने दोबारा स्विंग किया। मिडोरी को पीछे हटना पड़ा। स्टूडेंट्स हैरान थे। मिडोरी नाउ ऑन द डिफेंसिव। कनागी चिल्लाया, बोरिंग हो तुम, सीरियसली फाइट करो ना, अगर मुझे हल्के में लिया तो बीट कर दूंगा। मिडोरी ने हंसते हुए कंफर्म किया, ठीक है। एक किक के साथ कनागी को वेपन्स के पीछे की तरफ उड़ाया। तुरंत वेपन्स हवा में उड़ गए। मिडोरी भी जंप किया, कनागी को सरप्राइज करते हुए, और एक वेपन पकड़ लिया। कनागी खुश हो गया, फाइनली अब मजा आएगा। और फिर दोनों का एक इंटेंस मिड एयर बैटल शुरू हुआ। पांव से पांव टकराए। स्टूडेंट्स स्टन्ड रह गए। हर अवेलेबल वेपन उन्होंने यूज किया और सिर्फ ताकत से उन्हें तोड़ते चले गए। कनागी के शरीर के अंदर फाउंडर्स इस फाइट को देख रहे थे। हिनोकी अब पूरी ताकत से लड़ रहा था और मिडोरी उसे मैच कर रहा था। ओल्ड मैन स्पिरिट बोला, चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। दूसरे फाउंडर ने डांटा, तू बेवकूफ है क्या? द ग्रेट विजर्ड चुपचाप देख रहा था और सडनली उसे समझ आया। कनागी हिनोकी की मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है।
हिनोकी नीचे से जंप करते वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, लेकिन उसी वक्त तलवार टूट गई। हिनोकी गुस्से में भर गया। ये घटिया क्वालिटी वाले वेपन्स। मिडोरी को ये लड़ाई बेहद एक्साइटिंग और मजेदार लगती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि अब कोई सोर्ड्स बची ही नहीं है, और वो सोचता है क्या कनागी अब फायर आर्म्स का इस्तेमाल करेगा। एक टीजिंग सी स्मर्क के साथ मिडोरी जोर से चिल्लाता है, सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं, और मजाकिया अंदाज में पूछता है अब हिनोकी क्या करेगा। हिनोकी पीछे की बिल्डिंग की तरफ नजर डालता है और फौरन उस पर कूद जाता है। वो सीधा उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने पहले कनागी को धक्का दिया था, और उसकी सोर्ड छीन लेता है। तभी मिडोरी भी उसके करीब आता है और हिनोकी की तरफ जोर से पंच फेंकता है। धमाके की तेज आवाज से बिल्डिंग हिल जाती है। किस्मत से हिनोकी सही वक्त पर बच जाता है और मिडोरी के सामने दोबारा आ खड़ा होता है। दोनों हवा में ही फिर से भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर लगातार वार करते हुए। मिडोरी जोश में चिल्लाता है कि ये फाइट कितनी मजेदार है और कहता है चलो थोड़ी देर और लड़ते हैं। उधर स्टूडेंट्स देखते हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है। जैसे जैसे लड़ाई रूफटॉप तक पहुंचती है, मिडोरी का सेक्रेटरी बिना किसी टेंशन के सब देख रहा होता है। मिडोरी अपना हाथ एक मैसिव फैन पर रखता है, इतनी ताकत से पकड़ता है कि फैन में दरारें पड़ जाती हैं। वो उस फैन को बिल्डिंग से निकालकर हिनोकी की तरफ ताकत से फेंक देता है, लेकिन वो शॉक में रह जाता है जब हिनोकी अपनी एक हाथ की सोर्ड से उस फैन को डाइस की तरह काट डालता है। फैन टुकड़ों में बिखर जाता है और मिडोरी एक्साइटमेंट में हिनोकी की स्किल की तारीफ करता है, पर हिनोकी समय बर्बाद नहीं करता और सीधा अपनी सोर्ड मिडोरी की तरफ फेंकता है। मिडोरी के लिए हैरानी की बात होती है कि सोर्ड उसके पास पहुंचते ही टूट जाती है। मिडोरी कामली अपना हाथ उठाता है, उस पर निशाना साधता है और कहता है 60 सेकंड हो चुके हैं। फिर अपनी हथेली से वार करता है जिससे हिनोकी नीचे गिर पड़ता है। हिनोकी गुस्से में बड़बड़ाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, कनागी अचानक उसकी पीठ पर कूदकर उसे बाकी फाउंडर्स की तरफ धकेल देता है। मिडोरी का अटैक कनागी की तरफ आता है, लेकिन कनागी सॉफ्टली अपने हाथ से उसे साइड कर देता है और अटैक को डॉज कर लेता है। ये मूव देखकर मिडोरी और हिनोकी दोनों स्टन्ड रह जाते हैं, पर इम्पैक्ट में कनागी का एक हाथ टूट जाता है। इसके बावजूद वो फोकस नहीं खोता और अपने ठीक हाथ से मिडोरी के फेस पर पंच मार देता है। भीतर से ये लड़ाई एक एंडलेस चेस मैच जैसी लगती है, जहां दोनों खिलाड़ी बराबर की ताकत रखते हैं। हालांकि हिनोकी को पता है कि ये सब सिर्फ कुछ पलों में हुआ है। वो क्वाइटली प्राइड के साथ देखता है कि कनागी ने जीत की नई राह खोल दी है, लेकिन कनागी तब शॉक में आ जाता है जब वो देखता है कि मिडोरी ने अपना पंच आखिरी पल में रोक लिया। फ्रस्ट्रेशन उसे घेर लेती है कि वो साफ हिट नहीं कर पाया, पर तभी मिडोरी मुस्कुराता है और खुद कनागी के पंच को अपने फेस की तरफ खींचता है। उसकी कोशिश को एक्सेप्ट करता है। बिना डिले के मिडोरी कहता है तू पास हो गया। इससे पहले कि कुछ और हो, दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। स्टूडेंट्स जो लड़ाई देख रहे थे कंफ्यूजन में बुदबुदाते हैं कि ये हुआ क्या। मिडोरी अब भी कनागी के बेहोश शरीर को पकड़े हुए अपनी सेक्रेटरी रिन को बुलाता है और कहता है कि अब चलना चाहिए। रिन पास आती है और क्वाइटली पूछती है रिजल्ट क्या है। मिडोरी कहता है कनागी पास हो गया, इंटरेस्टिंग लड़का है, लेकिन वो मानता है कि गलती से कनागी का आर्म तोड़ दिया और रिन से उसे हील करने को कहता है। रिन तुरंत मान जाती है। स्टूडेंट्स ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। फिर जैसे ही समझ आता है, चारों तरफ चीयर्स की आवाज उठती है कि कनागी ने मिडोरी को पंच किया। शोर सुनकर कनागी को होश आता है। रिन उसका इलाज करते हुए सॉफ्टली कहती है मूव मत कर। वो थैंक यू कहता है। रिन उसे टेस्ट पास करने की बधाई देती है। कनागी डिसबिलीफ में अचानक उठकर बैठता है। क्या मैंने सच में मिडोरी को हिट किया? तभी मिडोरी उसके पास आकर मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है पास तो पास होता है। वो बताता है कि उसने बीच में फाइट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और कनागी की तारीफ करता है कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को डॉज किया और उसके मूवमेंट्स इंप्रेसिव थे। वो कनागी से कहता है कि इसे प्राउडली फील करे। कनागी थोड़ी देर में नॉर्मल होकर शुक्रिया कहता है और तुरंत पूछता है अब आगे क्या होगा। उसका सवाल सुनकर रिन थोड़ी कंफ्यूज होकर मिडोरी की तरफ देखती है और मिडोरी भी आंसर ढूंढता है। रात को घर पर कनागी अपनी माँ के साथ सफाई कर रहा होता है। माँ कैजुअली पूछती हैं कितने गेस्ट आने वाले हैं। कनागी अनश्योर होकर कहता है शायद सिर्फ एक। माँ आज के दिन को याद करते हुए कहती हैं कितना बड़ा दिन था, टेस्ट पास किया और मिडोरी की नजर में भी आया। वो प्राउडली कहती हैं कि उसका बेटा मेहनत से सब कुछ कर सकता है। कनागी क्वाइटली सुनता है और अप्रिशिएट करता है। फिर माँ थोड़ा वरी करते हुए कहती हैं इतना बड़ा आदमी घर आएगा, कहीं इसे डॉग हाउस ना समझ ले। कनागी थोड़ा इरिटेट होकर कहता है माँ वो ऐसा इंसान नहीं है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाता है और थक कर बेड पर गिर जाता है। उसकी नजर मिडोरी के दिए हुए कार्ड पर जाती है और उसे एक अजीब सी चिंता होती है। वो सोचता है मिडोरी ने इतना सोचा क्यों नहीं। उसके दिमाग में दिन की लड़ाई के विजुअल्स आते हैं जब रिन ने मिडोरी को गिराकर उसका पैर मोड़ा था और मिडोरी दर्द में चिल्लाया था। तभी मिडोरी ने कहा था कि अब तू मेरा कॉमरेड बनेगा। कनागी कंफ्यूज्ड होकर कहता है मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। रिन गुस्से में मिडोरी का पैर और ज्यादा कस के ट्विस्ट करती है। मिडोरी सॉफ्टी कहता है बहुत लोग देख रहे हैं, रात को तेरे घर आकर सब डिटेल में बताएंगे असली दुश्मन कौन है और तेरे पास क्या चॉइसेस हैं। कनागी सोचता है ये एनिमीज कौन हो सकते हैं, क्योंकि टावर तो फाउंडर्स ने ऑलरेडी गिरा दिया और अब हंटर्स सिर्फ एस्केप मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वो यही सोचते सोचते सो जाता है। अचानक हिनोकी की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि हिनोकी और बाकी फाउंडर्स उसके रूम में खड़े हैं। कंफ्यूज्ड होकर वो पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों हो, क्या बात कर रहे थे। हिनोकी कैजुअली कहता है
बस डिस्कस कर रहे थे, अब खत्म हो गया। कनागी डर के मारे अपने आप को ढकते हुए पूछता है, तय हो गया कि मेरा बॉडी कौन लेगा? तभी डोरबेल बजती है। कनागी सॉरी कहते हुए कहता है, शायद मिडोरी होगा, बाद में बात करेंगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर अंधेरा है और उसे अनईजी फीलिंग आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, शॉक में देखता है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। पैनिक में वो माँ की तरफ भागता है, लेकिन तभी किचन में बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो आदमी उसकी माँ के बनाए खाने को आराम से खा रहा होता है और कहता है, टेस्ट अच्छा है। फिर मॉकिंग अंदाज में कहता है, माँ को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा, कस्टमर्स को इम्प्रेस करना है तो बेटर खाना बनाना पड़ेगा। कनागी गुस्से में चिल्लाता है, तू है कौन और मेरी माँ को क्या किया? वो आदमी चिल अंदाज में चिल्लाता है, जुबान संभाल। फिर कहता है, मैं हूँ हाइटानी बुराओ, एस रैंक हंटर और मिडोरी का साथी। हाइटानी फिर कहता है, चल अपना सामान ले, अब हमारे बेस चलेंगे। गुस्से में कनागी उस पर पंच मारता है, लेकिन हाइटानी आसानी से बचकर उसके पीछे आ जाता है और पूछता है, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? कनागी चुप रहता है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, कैसे उन्होंने वादा किया था कि पिता के जाने के बाद भी वो उसे अकेले प्राउडली बड़ा करेंगी। उसे वो घिसे हुए जूते भी याद आते हैं जो माँ अब भी पहनती थी, ये कहकर कि तू अपने लिए नए स्नीकर्स ले लेना। वो याद करता है माँ ने उसे अर्लियर बधाई दी थी और उसके पसंदीदा टोनकत्सु डिनर में बनाने का वादा किया था। अब डिटर्मिनेशन के साथ कनागी हाइटानी की तरफ घूरकर पूछता है, तूने मेरी माँ के साथ किया क्या है? हिनोकी, जो सब देख रहा होता है, समझ जाता है कि हाइटानी पिछले दौर का एक एस रैंक हंटर है। हाइटानी को देखकर हिनोकी को एमिडोरी की सस्ती कॉपी जैसा फील होता है और गुस्से में वो कहता है, अब कुछ करना पड़ेगा। फाउंडर्स जिन्होंने कनागी की मिडोरी से फाइट देखी थी, अब समझ चुके हैं कि आगे से उसे कैसे ट्रीट करना है। हाइटानी कनागी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तेरी गुस्से वाली शक्ल तो काफी क्यूट है। वो हाथ उठाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, पर कनागी बिल्कुल शांत रहता है बिना डरे। जैसे ही हाइटानी का हाथ पास आता है, कनागी उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे जोर से घुमाकर दूर फेंक देता है। ग्रैंडपा फाउंडर शॉक्ड हो जाता है। उसे ये टेक्निक पुराने जमाने की मॉन्स्टर फाइट्स की याद दिलाती है। हाइटानी खिड़की तोड़ते हुए बैकयार्ड की दीवार से टकराता है, पर जमीन पर गिरने से पहले ही अपने पैरों पर लैंड कर लेता है। खुद को संभालते हुए हाइटानी सोचता है, अभी क्या देखा? क्या ये आइकिडो था? उसे आज दोपहर वाली मिडोरी की फाइट याद आती है, जहां उसने कनागी की इमेंस ऑरा, स्वॉर्ड्समैनशिप और एक अजीब पावर भी नोटिस की थी। वो मानता है कि कनागी काफी टफ है और कहता है, ये हिजाकी से भी मजबूत निकला। कनागी, जिसका पेशेंस अब खत्म हो रहा है, फिर से पूछता है, माँ के साथ क्या किया? अंदर उसकी माँ अब भी जमीन पर पड़ी तड़प रही होती है, जैसे शरीर में जहर फैल रहा हो। हाइटानी हंसते हुए कनागी का मजाक उड़ाता है और फाइनली सच्चाई बताता है, वो रास्ते में आ रही थी तो मैंने उसे झड़ देकर सुला दिया। शायद किस्मत अच्छी हुई तो बस साइड इफेक्ट होंगे। कनागी फिर भी शांत दिखता है, जिससे हाइटानी कंफ्यूज हो जाता है। फिर कनागी पूछता है, तू लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? किसी ऐसे की फैमिली को हर्ट क्यों कर रहे हो जो शायद तुम्हारा कॉमरेड बन सकता है? हाइटानी कॉमरेड शब्द सुनकर जोर से हंसता है और एकदम पीछे से कनागी पर वार करने आता है। कनागी उसके हमले को मुश्किल से डॉज करता है, पर हाइटानी रिलेंटलेस अटैक्स करता रहता है। हाइटानी वार करते करते कहता है, तू कभी हमारा कॉमरेड नहीं बनेगा, तू तो बस हमारी कमांड्स मानेगा। वो उसे नीचा दिखाते हुए कहता है, जब अपने ही हॉस्टेज बन जाएंगे तब तुझे मजबूरी में झुकना ही पड़ेगा। तू बहुत नईव है। हाइटानी उसके पैर पर पैर रखकर उसे स्लैश करता है और मजाक में पूछता है, मैंने सही कहा ना? कनागी पीछे हटता है, गाल पर जलन महसूस करता है और महसूस करता है कि जहर फैल चुका है। हाइटानी अपनी उंगलियां दिखाता है जिन पर पॉइजन से भीगे शार्प नीडल्स होती हैं और कहता है, अब ये तेरे अंदर पहुंच चुका है। वो बताता है कि ये उसके बॉडी से निकलने वाला फैंटम बग्स पॉइजन है, डेथली विजन। हाइटानी कंप्लेंट्स करता है कि मिशन काफी परेशान करने वाला है और कहता है, अगर मैं चाहूं तो 5 किलोमीटर तक डेडली टॉक्सिक गैस फैला सकता हूं, पर शहर के बीच में ऑप्शन नहीं है। फिर वो कामली कहता है, अगर तू हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा तो मैं एंटीडोट दूंगा, वरना तू 1 मिनट में मर जाएगा। कनागी सोचता है, ये जहर कितना लीथल है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए तो ये डेथ सेंटेंस ही है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और मन ही मन भगवान वैलेंटाइन से पूछता है, क्या तू मेरे अंदर है? फाउंडर्स वैलेंटाइन की तरफ देखते हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज और सरप्राइज होती है। कनागी सॉफ्टली सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे बाद में जड़ न्यूट्रलाइज करना सिखा देना। वैलेंटाइन थोड़ा हकला कर हाँ कहती है। हाइटानी गुस्से में फिर पॉइजन से हमला करता है, क्या बकवास कर रहा है तू? कनागी डॉज करता है और बताता है कि वो आइकिडो मूव मैंने गॉड ऑफ हैंड्स कुदुहुमा से सीखा था। ओल्ड मैन गॉड जो उसमें रहता है शॉक्ड हो जाता है कि एक बार देखकर ही इसने मूव कॉपी कर लिया। फिर कनागी एक के बाद एक फाउंडर्स की पावर्स बुलाता है, 10,000 आर्मी स्लैशर हिनोकी, ब्लू स्पीयर, शिमर कल्किस, हेवनली बो मार्गेट, और कहता है कि उसने सबको रिकॉर्ड से याद कर लिया। वो हाइटानी से कहता है, जिन फाउंडर्स को तू कभी मानता था अब वो मेरे अंदर रहते हैं। हाइटानी बेविल्डर्ड हो जाता है, पर डर की जगह वो और गुस्सा हो जाता है। अब मैं तुझे दर्द का असली मतलब बताऊंगा। वो नीडल्स से हमला करता है। कनागी जंप करके बच जाता है। हाइटानी की स्ट्राइक पास के पेड़ पर लगती है और पेड़ तुरंत सूख कर मर जाता है। हाइटानी फिर हमला करते हुए कहता है, अगर घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा तो कम से कम एंटीडोट दे दूंगा। वो धमकी देता है, जब दर्द तुझे खा जाएगा तो तू कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, पागल हो जाएगा। कनागी चुप रहता है। जैसे ही हाइटानी पास आता है वो साइड में स्लाइड करता है, अपना हाथ हाइटानी की छाती पर रखता है
और एक्टिवेट करता है फिस्ट ऑफ सेंट वॉन तक। हैटानी खून थूकता है। शॉक में इम्पैक्ट से वो स्ट्रीट लाइट पर जा टकराता है। फिर कनागी उसके पीछे किक करता है फीट ऑफ लाइट आइलरसन से, जिससे हैटानी दूर जा गिरता है। आइलरसन जो उसके अंदर रहता है भी उसकी पावर देखकर स्टंट रह जाता है। हैटानी फिर भी खड़ा हो जाता है और दोनों हाथों से हमला करता है। कनागी उसके अटैक के बीच से निकल जाता है, कुछ नीडल्स तोड़ देता है और शार्प बीक कोराल अटैक से उसके पेट पर मारता है। फिर ड्रैगन्स क्लॉ रोवन का स्किल इस्तेमाल कर उसे स्लैश करता है। रोवन भी अंदर से सरप्राइज हो जाता है। हैटानी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कनागी फ्लिपर ऑफ लेलेग से उसे हवा में घुमा देता है। हैटानी हवा में सोचता है, ये क्या हो रहा है? पॉइजन ने जजमेंट पर असर क्यों नहीं किया? कनागी एक्टिवेट करता है मेगस ऑफ ट्रूथ, मेल्टियस साइलेंटियस और हैटानी पर छोड़ता है, जिससे जोर का एनर्जी ब्लास्ट होता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। हिनोकी एक्साइटेड होकर बाकी फाउंडर्स से कहता है, देखा, हैटानी को हराने के बाद इसने हमारी सारी मूव्स कॉपी कर ली। वो कहता है, मुझे परवाह नहीं कि इसकी पावर क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस से आती है या नहीं, पर ये इंटरेस्टिंग है। फाउंडर्स भी अग्री करते हैं। हिनोकी सजेस्ट करता है, अगर हम इसे ट्रेन करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकनर बन सकता है। दूर रूफ टॉप्स पर कुछ हुडेड लोग कनागी को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, जल्दी करो, नेमोर की गिल्ड्स भी कनागी के पीछे हैं। तभी पीछे से मिडोरी प्रकट होता है और काम होकर कहता है, अगर 15 हैं तो तू आखिरी होगा। मिडोरी उसकी आंखों के पास उंगली रखकर उसका सिर घुमाता है और छत पर जोर से पटक देता है। मिडोरी रेवंस कॉल से रिन से कांटेक्ट करता है। रिन जवाब देती है, मैं पहुंच चुकी हूँ, कोई अवेकनर्स पास नहीं है। पर फिर वो शॉकिंगली कहती है, पर कोई और यहाँ पहले से था। मिडोरी चुप रहता है। रिन बताती है, वो हैतानी था, एक एस रैंक हंटर, पॉइजन का मास्टर। वो कानागी को ढूंढने आया था, पर बुरी तरह हरा दिया गया। मिडोरी रूफटॉप की तरफ देखता है जहाँ हैटानी पड़ा रहता है, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ। मिडोरी सोचता है, आखिर वहां हुआ क्या? कुछ देर बाद वो कनागी के घर पहुंचते हैं। मिडोरी हाथ जोड़कर ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, शाबाश कनागी। वो जेन्युइनली एडमायर करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू एस रैंक हंटर को गिरा देगा। मिडोरी तुरंत पूछता है, क्या तुझ पर झर का असर हुआ था? कनागी शर्माते हुए गाल खुजाता है। सॉफ्टली कहता है, मैं और माँ दोनों ठीक हैं। हिनोकी आर्म्स फोल्ड करके अनइम्प्रेस्ड रहता है और रिमाइंड करता है, वैलेंटाइन ना होती तो रात नहीं कटती। वैलेंटाइन थक कर सॉफ्टली ग्रोन्स करती है। हिनोकी उसकी तारीफ करता है, 5 सेकंड्स में सब हैंडल कर देना कमाल है। वैलेंटाइन कैजुअली कहती है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब झर बनाने वाला सामने ही पड़ा हो तो कुछ ब्लड सैंपल से एंटीडोट निकालना आसान होता है। मिडोरी सॉफ्टली सांस छोड़ता है और फिर कनागी की तरफ देखता है। थोड़ा लेट आने के लिए माफी मांगते हुए मिडोरी उसे भरोसा दिलाता है कि आज की वीडियो की वजह से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अब उसे टारगेट कर रही हैं, उनसे बचने के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली है। कनागी जो अब तक सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, आखिर वो सवाल पूछता है जो उसके दिल में सबसे भारी था। वो पूछता है, क्या हैटानी झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वो मिडोरी का कॉमरेड है? मिडोरी बिना हिचक के सिर हिलाता है और साफ कहता है, हाँ वो झूठ था। वो जोड़ता है, बहुत लोग हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए मेरा नाम यूज करते हैं। ये मैटर क्लियर होते ही वो वापस रिन की तरफ देखता है और पूछता है, तैयारी हो गई? जैसे ही वो पूछता है, रिन उसके बगल में आकर सिर हिलाती है। वो बताती है, सारा डैमेज रिपेयर कर दिया है। कनागी की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। वो घर की तरफ देखता है। उसकी खिड़की और बैकयार्ड वॉल फिर से वैसे ही ठीक हो चुकी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिडोरी ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं, तेरे फ्यूचर के बारे में बात करनी है। कनागी कुछ पलों के लिए वहीं खड़ा रह जाता है। दिल में एक्साइटमेंट और हल्की नर्वसनेस दोनों महसूस करता है। अगले दिन कनागी की माँ उसे गेट तक छोड़ने आती है। गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। माँ याद दिलाती है, कुछ भूल तो नहीं गया? कनागी मुस्कुराकर कहता है, माँ सब ठीक है, आप बेवजह वरी करती हो। माँ सोचती हैं, कल तक जो बच्चा मेरी गोद में था आज वो मिडोरी के घर जा रहा है, लेकिन मिडोरी ने कनागी की माँ से वादा किया था कि वो उसका ध्यान रखेगा और उसे एक शानदार हंटर बनाएगा। ये सुनकर कनागी के दिल में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ती है, पर माँ की आंखों में अब भी थोड़ी चिंता रहती है। वो अपनी फिक्र छुपाते हुए कनागी को लंच बॉक्स पकड़ा देती है। सुबह का खाना छोड़ा है, कम से कम ये खा लेना। चाहे कनागी को भूख ना भी हो, वो बिना कुछ कहे ले लेता है। फिर माँ सीधा मिडोरी से पूछती है, मेरा बेटा किसी खतरे में तो नहीं पड़ेगा? मिडोरी भी बिना हिचके जवाब देता है, खतरा होगा। माँ बताती है, कानागी ने अब तक बहुत कुछ सहा है, उसे आपके हवाले करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर एक माँ होने के नाते दिल में डर भी है। मिडोरी जैसे विश्वासपूर्ण टोन में कहता है, मैं इसे इतना मजबूत ट्रेन करूंगा कि इसके अंदर कोई कमजोरी ना बचे। ये सुनकर माँ थोड़ा भरोसा कर लेती है और कनागी को मिडोरी के हवाले कर देती है। गाड़ी में बैठते हुए रिन जो ड्राइव कर रही होती है, सॉफ्टली मिडोरी से पूछती है, आपको पक्का है कनागी की माँ से ऐसा वादा करना ठीक था? क्योंकि वो दोनों भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। कनागी की माँ आखिरी बार उसे कपड़े धोने का तरीका याद दिलाती है और हंसते हुए कहती है, नेकेड सोना मत, वरना सर्दी लग जाएगी। मिडोरी उसकी माँ की चिंता देखकर थोड़ी देर चुप रहता है, पर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकता है। वो साइलेंटली वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। कनागी भी मुश्किल से अपने इमोशंस को रोकते हुए माँ को आखिरी बार अलविदा कहता है। जैसे ही वो कार में बैठने वाला होता है, माँ याद दिलाती है, न्यू ईयर पर घर जरूर आना। गाड़ी चलते हुए मिडोरी सॉफ्टली पूछता है, तू ठीक है? कनागी हल्की मुस्कान के साथ मानता है, मुझे भी अपने इमोशंस कंट्रोल करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। मिडोरी रिलैक्स्ड होकर कहता है, जो दिल करे कर, चाहे खाना खा या आराम कर। कनागी आसपास देखता है।
तो माँ के दिए हुए लंच बॉक्सेस नीटली उसके बगल में रखे होते हैं। वो लंच बॉक्स खोलता है। माँ की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही होती हैं। जैसे ही ढक्कन हटाता है, उसकी नजर पोर्क कटलेट पर रखे छोटे से गुड लक मैसेज पर जाती है। वो सिंपल जेस्चर उसके दिल को बहुत गहराई से छू जाता है। कुछ पल के लिए वो रुकता है, माँ की मेहनत और सब त्याग याद करता है। चुपचाप थैंकफुलनेस के साथ वो खाना खाने लगता है, पर आंखों में हल्की नमी भी आ जाती है। रिन और मिडोरी पास बैठे बस उसे क्वाइटली देखते हैं, कुछ नहीं कहते, ताकि वो अपने मोमेंट को खुद महसूस कर सके। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, कनागी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखता है एक बड़ा और शानदार एंटी प्रोफेसी हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग। मिडोरी मुस्कुराते हुए बताता है, सिर्फ कुछ चुने हुए अवेकनर्स को ही यहाँ अंदर आने की इजाजत है। ये सुनकर कनागी को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी चीज का हिस्सा बनने जा रहा है, और थोड़ी देर के लिए ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इसी बिल्डिंग के अंदर एक आदमी खिड़की के पास खड़ा अराइवल देखता है। बिना पीछे देखे वो कहता है, नए लोग आ गए हैं। वहीं खड़ी एक लड़की, जिसका एक्सप्रेशन पढ़ पाना मुश्किल होता है, सॉफ्टली पूछती है, ये न्यू कमर के बारे में ही है? एक नौजवान जवाब देता है, ये बहुत रेयर है कि हमें नया कॉमरेड मिले। पर एक और आदमी जो कोने में आर्म्स क्रॉस्ड खड़ा है, स्केप्टिकल होकर कहता है, पहले देखना होगा कि ये न्यू कमर वाकई एंटी प्रोफेसी ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। बाहर हेडक्वार्टर्स के सामने कनागी थोड़ी देर फ्रोजन सा खड़ा रहता है। उसके दिमाग में सवाल आते हैं, ये एंटी प्रोफेसी यूनिट है क्या? क्या इसका इचिहारा गिल्ड से कोई कनेक्शन है? रिन उसकी अनईजी नजरें देखकर सॉफ्टली कहती है, माफ करना, मैं पहले नहीं बता पाई। ये सब क्लासिफाइड है, नेशनल सीक्रेट है। ये वर्ड्स उसे उम्मीद से ज्यादा भारी लगते हैं। मिडोरी कहता है, पहले तेरा सामान डॉर्म में रख देते हैं। रिन मदद की ऑफर देती है, पर कनागी पॉलिटली मना कर देता है, मैं खुद कर लूंगा। अचानक एक आवाज गूंजती है, रुको। कनागी चौंक कर ऊपर देखता है, वहां वही नौजवान खड़ा होता है। वो जोर से कहता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा, और उसी ब्रेथ में वो तेजी से जंप कर एक पावरफुल किक कनागी की तरफ मारता है। कनागी इंस्टिंक्टिवली अपने हाथों से ब्लॉक करता है, पर इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है। उसका पूरा शरीर हिल जाता है, पर वो गिरता नहीं, वहीं खड़ा रहता है। वो आदमी इंप्रेस होकर एक रेयर तारीफ करता है, नॉट बैड। कनागी थोड़ी हेजिटेशन के बाद सॉफ्टली पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से जमीन पर उतरकर प्राउडली कहता है, मैं हानादा हिकोतारू, एंटी प्रोफेसी यूनिट का मेंबर, और अब तेरा कॉमरेड। ये सुनकर कनागी थोड़ी देर के लिए स्टंड हो जाता है, पर ज्यादा वक्त नहीं मिलता। हानाडा को सब एक्सप्लेन करने के लिए चुना गया है, और कनागी रेडी हो या नहीं, अब सच्चाई सामने आने ही वाली है। वहीं मिडोरी रिलैक्स्ड होकर रिन से सॉफ्टली कहता है, चाय मिलेगी? रिन मुस्कुराकर सिर हिलाती है, और मिडोरी के लिए कप भरते हुए दोनों को स्पार करते हुए क्वाइटली देखती है। मिडोरी आराम से देख रहा है, उसकी नजर स्थिर है। जैसे ही वो हनाडा से पूछता है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो जबकि तुम लोग साथी हो? हनाडा बेफिक्र होकर समझाता है कि इसके दो मकसद हैं। पहला, कनागी को एंटी प्रोफेसी यूनिट से इंट्रोड्यूस कराना, और दूसरा, उसकी स्किल्स को टेस्ट करना। ये बात कनागी के दिमाग में गूंजती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि असली टेस्ट क्या है। अचानक बिना किसी चेतावनी के हनाडा तेजी से आगे बढ़ता है और एक और किक मारता है। कनागी तुरंत रिएक्ट करता है, दोनों हाथों से वार को ब्लॉक करता है। उसके स्टैंस में जरा भी कंपी नहीं आती। लड़ाई के बीच भी हनाडा एंटी प्रोफेसी यूनिट की शुरुआत के बारे में बताने लगता है। कनागी ध्यान से सुनता है, मगर उसे शक रहता है कि क्या सच में हनाडा पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला है जब वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हनाडा एक पल के लिए रुकता है और कनागी से उसका नाम पूछता है। बिना झिझक के कनागी जवाब देता है, कनागी मिनातो। मिडोरी, जो अब भी आराम से अपनी चाय पी रहा है, सोचता है, कनागी को बार बार परखा गया है, पहले एकेडमी ने, फिर खुद उसने, और फिर एक एस रैंक ने भी, और अब वो एक और ट्रायल फेस कर रहा है। मिडोरी रिन की तरफ देखकर सॉफ्टली कहता है, लगता है कनागी को हमेशा इन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। रिन शांत एक्सप्रेशन के साथ मान लेती है, और क्या कर सकते हैं, आखिरकार कनागी वो टैलेंट है जिसे मिडोरी ने पर्सनली स्काउट किया है। हनाडा की रिलेंटलेस किक्स फिर से आती रहती हैं, लेकिन कनागी हर बार अपने हाथों से ब्लॉक करता है। उसकी एंड्योरेंस जरा भी कम नहीं होती। फिर एक पॉइंट पर हनाडा सवाल करता है, हंटर का रोल क्या है? कनागी बिना समय गंवाए जवाब देता है, हंटर का काम है डिमेंशनल क्रैक्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करना। हनाडा खुश होकर थम्स अप करता है। सही जवाब। वो इसे पेस्ट कंट्रोल से कंपेयर करता है। सिंपल पर बहुत हैवी कंपैरिजन। अचानक हनाडा जमीन पर झुक जाता है और एक नया सवाल करता है, डायमेंशनल क्रैक्स के अलावा भी कौन से खतरे हैं? कनागी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर पूछता है, मतलब, और किस तरह के डेंजर्स? हनाडा का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि दुनिया ऐसे खतरों से भी जूझ रही है जो डायमेंशनल क्रैक से भी बड़े हैं। वो डरावनी घटनाओं का जिक्र करता है, पेंडेमोनियम 10,000 डेमन्स कैसल जो 10 साल पहले हुआ था, और ग्रेट आउटब्रेक ऑफ क्यूशू जो 5 साल पहले हुआ। कनागी तुरंत पहचान जाता है, ये तो वो मैसिव डायमेंशनल ब्रेक्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। इससे पहले कि कनागी कुछ कह सके, हनाडा अचानक उस पर झपटता है। कनागी का इंस्टिंक्ट जागता है, वो अपने हाथ ऊपर करता है और जैसे तैसे वार ब्लॉक कर लेता है, मगर ताकत इतनी होती है कि वो पीछे फिसल जाता है। हनाडा उसकी रेजिलियंस की तारीफ करता है, अच्छा है, तुझे वो सब याद है जो पब्लिक को बताया गया था। फिर वो जोड़ता है, एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करते ही तुझे इससे भी ज्यादा सच पता चलेगा। कनागी अपनी सांसें कंट्रोल करता है,
मगर बेरली संभला ही था कि हनाड़ा उसे ऊपर से वार करता दिखाई देता है। सोचने का टाइम नहीं था, हनाड़ा का पैर ऊपर से एक्स किक की तरह गिर रहा था। कनागी जल्दी से एक साइड में कूदता है, हनाड़ा का पैर जमीन पर गिरता है और पास का पेड़ बीच से चिढ़ जाता है। उस वार की ताकत देखकर कनागी कुछ सेकंड के लिए स्टंड रह जाता है। हनाड़ा सीधा खड़ा होता है और कहता है, वो घटनाएं जैसे टावर ऑफ मेलेवोलेंस, ये सिर्फ डिजास्टर्स नहीं थे, ये तो पूरी तरह इन्वेजन्स थे, दूसरे डायमेंशन से सीधे अटैक्स। कनागी ये सुनकर हैरान रह जाता है, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये तो आज भी हो रहा है। हनाड़ा पास आता है, गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे नहीं पता कि आज के अवेकनर्स इतने कमजोर क्यों हैं। टावर के द्वार के फाउंडर्स के मुकाबले अब शायद ही कोई उनके बराबर की ताकत रखता हो। कनागी के मन में जिज्ञासा और चिंता दोनों होती हैं। वो आखिरकार पूछता है, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हनाड़ा का जवाब सख्त था, यही वजह है एंटी प्रोफेसी यूनिट की। जो लोग आने वाली तबाही को पहले देख पाते हैं वो सबको नहीं बताते, सिर्फ एलीट्स को बताते हैं जो सच में हैंडल कर सकें, और वही एलीट्स हैं एंटी प्रोफेसी यूनिट। मिडोरी और रिन इस सच को सुनकर गर्व से मुस्कुराते हैं। कनागी समझ जाता है इनका मकसद प्रोफेसी को सच होने से रोकना है। फिर हनाड़ा कहता है, आज से तू ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा है, तुझसे पहले किसी ने मेरी किक्स को इतनी बार लगातार ब्लॉक नहीं किया। वेलकम कनागी। हनाड़ा अपना हाथ बढ़ाता है, कनागी भी शेक करता है। मिडोरी और रिन तालियां बजाते हैं। हनाड़ा बाकी अवेकनर्स को बुलाता है, वो छत पर दिखाई देते हैं। हनाड़ा उनसे पूछता है, अब क्या करोगे? वो चुपचाप देखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जिससे कनागी चौंक जाता है। मिडोरी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, गायब भी ऐसे होते हैं जैसे कोई विलन हो। हनाड़ा हंसकर कहता है, शायद वो सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। फिर हनाड़ा मिडोरी से कहता है, अब इसे मुझ पर छोड़ दो। मिडोरी चला जाता है। हनाड़ा कनागी का सामान उठाने में मदद करता है और डॉर्मेट्री में उसके रूम तक ले जाता है। कनागी उसे थैंक्स कहता है। उस रात अपने कमरे में बैठा कनागी सोचता है, मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है वो सिर्फ प्रोफेसी को हैंडल करने के लिए है। वो सोचता है, क्या फाउंडर्स के दौर में भी ऐसा ही कोई क्राइसिस था? क्या मैं भी किसी फोरटोल्ड खतरे से लड़ रहा हूँ? वो एंग्शियस होता है। तभी एक आवाज आती है जो उसकी टेंशन काट देती है। बस इतना सोच रहा है, चौंक कर कनागी मुड़ता है। सामने हिनोकी और बाकी फाउंडर्स खड़े हैं। वो जल्दी से माफी मांगता है, मुझे पहले आप सबसे बात करनी चाहिए थी। हिनोकी मुस्कुराकर कहता है, हमने एक फैसला किया है, हम तुझे ट्रेन करेंगे ताकि तू मिडोरी की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर बन सके। कनागी हैरान होकर पूछता है, सच में आप लोग मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? हिनोकी हाँ में सिर हिलाता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मगर लड़ाई भी हो सकती है, किसका डिसाइपल बनेगा? कनागी घबरा कर कहता है, प्लीज आपस में मत लड़ो। हिनोकी मुस्कुराकर समझाता है, पहले तो हमारा इरादा तुझे सिर्फ यूज करने का था, मगर तुझे ऑब्जर्व करने के बाद अब हमें लगा कि तुझे ट्रेन करना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हिनोकी बताता है, जब तूने उस पॉइजन यूजर को हराया तो उसके सारे मूव्स कॉपी कर लिए, भले ही उतनी परफेक्शन से नहीं, मगर बेसिक्स तूने जल्दी सीख लिए। हिनोकी पूछता है, तुझे पता है ये क्या अचीवमेंट है? ये शायद तेरे क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस की वजह से है, मगर असली कमाल है तेरी स्पीड ऑफ लर्निंग। हिनोकी की बातें सुनकर कनागी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने पुराने ट्रेनर्स याद आते हैं जिन्होंने कहा था तुझ में कोई टैलेंट नहीं। उसे याद आता है कैसे बार बार हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट फेल होने पर उसे मजाक बनाया गया, क्लासमेट्स की हंसी, उनके ताने और वो अकेलापन। उसका नाम तक लोग भूल जाते थे क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। उसके फ्यूचर पर किसी को भरोसा नहीं था और वो भी उस अंधेरे का आदी हो चुका था। मगर आज मिडोरी और हिनोकी जैसे लेजेंड्स उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये सोचकर कनागी की रूह कांपती है, क्या मैं सच में इस खुशी के काबिल हूँ? बहुत समय तक कनागी ने उन्हें दूर से ही एडमायर किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग उस पर भरोसा करेंगे। हिनोकी उसकी आंखों में वो रिएक्शन देख लेता है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और सॉफ्टली कहता है, ज्यादा इमोशनल मत हो, संभाल अपने आप को। फिर रिवील होता है कि असल में उन फाउंडर्स की आत्माएं उसके अंदर ही बसती हैं, खासकर जब वो सोता है। इसी वजह से वो एक ऐसी स्पेस तक पहुंच पाता है जो नॉर्मल टाइम और डायमेंशन की बाउंड्री से परे है। यही सोचकर वो लोग उसका सख्त ट्रेनिंग स्केड्यूल बताते हैं। दोपहर में कनागी एंटी प्रोफेसी यूनिट के साथ प्रैक्टिस करेगा और रात में सपनों में ट्रेनिंग जारी रखेगा। अब पीसफुल नींद बीते कल की बात हो चुकी थी, मगर कनागी पहले से ही मेंटली तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उनकी गाइडेंस एक्सेप्ट करता है। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, मैं आप लोगों का कहना मानूंगा। रात बीतती है और सुबह बाथरूम में हनाड़ा सिंह पर फेस वॉश कर रहा होता है। तभी कनागी अंदर आता है। दोनों के बीच हल्की सी ग्रीटिंग होती है, मगर कनागी के चेहरे पर थकावट साफ दिखती है। वो खुद मानता है अभी तक इस टफ रूटीन की आदत नहीं पड़ी। हनाड़ा समझदारी से सिर हिलाता है। उसे अपने डॉर्म के शुरुआती दिनों की स्ट्रगल्स याद आ जाती हैं। मगर तभी हनाड़ा कुछ अनयूजुअल महसूस करता है। कनागी से एक पावरफुल ऑरा निकल रही थी। क्यूरियस होकर हनाड़ा इंपल्स में आता है और तुरंत एक किक मारता है, मगर कनागी बस अपना सिर झुकाता है, मुंह में भरा पानी थूकता है और आराम से एक साइड हो जाता है। बिना पलट कर देखे वो कैजुअली कहता है, सुबह सुबह ऐसी हरकतों का टाइम नहीं है, मैं सीधा कैफेटेरिया जा रहा हूँ। हनाड़ा हैरान रह जाता है। उसकी किक पहले से भी तेज थी, फिर भी कनागी ने इतनी ईज से डॉज कर ली। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में हनाड़ा को बैठने की जगह दिखती है। वहां एक लड़की क्वाइटली फ्रूट खा रही होती है। हनाड़ा उससे पूछता है, हम यहाँ बैठ सकते हैं? वो हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहती है। हनाड़ा तुरंत सामने की सीट पर बैठता है और कनागी को भी पास बैठने का इशारा करता है। कनागी पहचान जाता है ये वही लड़की है जिसे हनाड़ा ने कल अपना कॉमरेड बताया था, मगर उसका एटीट्यूड अभी भी कोल्ड था। वो कनागी से फॉर्मल टोन में बात करती है, जैसे उसे उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आई। फिर भी कनागी पोलाइटली उसका स्वागत करता है
और अपना नाम बताता है, मगर वो बिना किसी इंटरेस्ट के तुरंत कहती है, मुझे तेरा नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है और तब तक याद भी नहीं रखूंगी जब तक तू खुद को प्रूव नहीं करता। वो फोर्क उठाकर उसकी तरफ इशारा करती है, तब तक प्रायोरिटी सिर्फ ट्रेनिंग है और आज तू मेरे साथ एक प्रोफेसी खत्म करने के मिशन पर चलेगा। कनागी सुनता है और वो बताती है कि वो प्रोफेसी 1945 की है, जब एंटार्क्टिका की बर्फ में 3000 मीटर नीचे एक किताब मिली थी, द बुक ऑफ डूम। उसमें बच्चों जैसी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग थी, मगर उसमें फ्यूचर की बहुत बड़ी तबाही की भविष्यवाणी लिखी थी। उस किताब ने प्रेडिक्ट किया था कि 80 साल बाद दुनिया पर भारी हमला होगा और कई अपोकलिप्टिक डिजास्टर्स आएंगे। इस वजह से पूरी दुनिया ने उस किताब को सीरियसली लिया। गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त वो लड़की कनागी से सवाल पूछती है, दुनिया उस किताब की प्रेडिक्शन पर भरोसा क्यों करती है? कनागी कुछ सेकंड सोचता है, उसकी तरफ देखता है, मगर अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता। पूछने ही वाला होता है, तभी वो रोक देती है, नाम की जरूरत नहीं, बस जवाब दे। कनागी कहता है, शायद प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हैं, मगर वो तुरंत हंसकर कहती है, इतना सिंपल दिमाग है तेरा। वो समझाती है, अगर उस किताब की सिर्फ एक भी फ्यूचर इवेंट सच हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कनागी शॉक हो जाता है। फिर वो हनाडा से पूछता है, कितनी प्रोफेसीज रिकॉर्ड हुई हैं? हनाडा कैजुअली बताता है, करीब 200। कनागी सुनकर चुप हो जाता है, सोचता है क्या दुनिया सच में बच भी सकती है, मगर मिडोरी समझाता है, उनमें से करीब 180 ऑलरेडी रोक दी गई हैं। कनागी रिस्पेक्ट से देखता है, इतना बड़ा काम। वो फिर सोचता है, फिर भी दुनिया उस किताब पर इतना भरोसा क्यों करती है? लड़की बताती है, वो किताब बर्नार्ड रसल नाम के एक्सप्लोरर ने डिस्कवर की थी। किताब की पहली पेज पर लिखा था, हेलो बर्नार्ड, और एग्जैक्ट डे टाइम लिखा था, March 17, 1945, 11:35 AM, सनी डे। ठीक उसी वक्त जब उसने किताब खोली। इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। घंटों बाद वो लोग टोक्यो सुमिडा वार्ड पहुंचते हैं, जहां एक इंटरमीडिएट लेवल का डिमेंशनल क्रैक बना हुआ था। जैसे ही वो करीब जाते हैं, वहां गार्ड्स रास्ता रोकते हैं, एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मगर वो लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं कि गार्ड स्टन्ड रह जाते हैं। कनागी थोड़ा हिचकिचाता है, क्या सच में हमें ऐसे जाना चाहिए? हानाडा कामली कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो लड़की ब्रॉडर क्राइसिस एक्सप्लेन करती है, 3rd वर्ल्ड वॉर, डार्क साइड ऑफ द मून, इन्वेसिव पैंडेमिक, फ्लोटिंग ट्रीज, सब इमरजेंसीज के तौर पर क्लासिफाइड हैं। इनमें से पैंडेमोनियम आउटब्रेक सबसे खतरनाक था, जिसे मिडोरी ने रोका। वो बताती है, बुक ऑफ डूम सिर्फ एक ग्रिमवार है, ऐसी कई ग्रिमवार्स दुनिया में स्कैटर्ड हैं। एंटी प्रोफेसी यूनिट का काम है उन सब की जानकारी कलेक्ट करना, प्रेडिक्शंस एनालाइज करना और एक्शन लेना। कनागी ध्यान से सुनता है और वो बताती है, थ्रेट लेवल्स भी हैं, रैंक 3 कुछ रीजन्स का डिस्ट्रक्शन, रैंक 2 राष्ट्रीय आपातकाल, रैंक 1 पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट पर असर और विशेष रैंक पूरी दुनिया का अंत। कनागी घबरा जाता है, क्या अब ये सब सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो लड़की काम एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हाँ एंटी प्रोफेसी यूनिट में होना यही मतलब रखता है। थोड़ी देर बाद कीसरागी और उसकी टीम उन्हें येलो कॉशन लाइन पार करते देख लेते हैं और कॉन्फ्रंट करते हैं। कीसरागी उन्हें सिविलियन समझकर कहता है, आगे जाना मना है, डेंजरस है। मगर वो लड़की कहती है, आज की प्रोफेसी रैंक 3 डिजास्टर है, डायमेंशनल क्रैक भी रैंक दिखती है, मगर असल में खतरा कहीं बड़ा है। उसका कोड नेम है येलो जर्नल। जैसे ही वो कहती है, क्रैक अचानक और बड़ा हो जाता है। कीसरागी शॉक में देखता है, क्रैक पूरी तरह खुल जाता है और उसमें से भयानक क्रीचर्स निकलने लगते हैं। कीसरागी तुरंत चिल्लाता है, प्रिपेयर फॉर बैटल, मगर क्रीचर्स उनके सोल्जर्स को पल भर में गिरा देते हैं। पैनिक फैल जाता है, बी और सी हंटर्स भी रुक नहीं पाते। तभी कीसरागी का ध्यान जाता है बॉस लेवल मॉन्स्टर की तरफ से आ रही डरावनी ओरा पर। वो न्यू कमर्स को रोकने की कोशिश करता है, स्टे बैक, मगर लड़की कामली हाथ जमीन पर रखकर स्पेल करती है, ट्रिस्मेगिस्टस। तुरंत जमीन से भाले निकलकर क्रीचर्स को भेद देते हैं और सब गिर जाते हैं। हानाडा भी अपनी स्पीड से आगे बढ़कर दुश्मनों को गिराता है, हर मूव शार्प और परफेक्ट। कीसरागी देखता रह जाता है, ये लोग कौन हैं? वो खुद एस रैंक हंटर हैं, मगर इनके सामने कुछ भी नहीं लगता। फिर लड़की उसकी तरफ देखकर ठंडे कॉन्फिडेंस से कहती है, तुम पीछे हटो, यहाँ सिविलियन तुम हो। कीसरागी की नजर उसके हाथ पर जाती है, जहाँ एंटी प्रोफेसी यूनिट का एम्बलम था, और उसे सब समझ में आ जाता है, ये लोग यूं ही नहीं आए, वो लोग गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स थे। कीसरागी अभी इस सच्चाई को प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि अचानक डिमेंशनल क्रैक से एक विशाल हाथ बाहर आता है और क्रैक को और भी बड़ा कर देता है। जैसे ही वो रिफ्ट फैलती है, एक टावरिंग बीस्ट बाहर निकलता है, गीलिया ओलनीर। ये क्रीचर एस रैंक से भी कहीं ऊपर था। उसकी मॉन्स्ट्रस प्रेजेंस से हवा तक भारी हो गई थी। बिना किसी हेजिटेशन के वो लड़की आगे बढ़कर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। कीसरागी चिल्लाता है, इतनी जल्दी अटैक मत करो, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। हानादा और वो लड़की मिलकर हमला शुरू कर देते हैं। हानादा तेजी से किक्स मारता है, मगर शॉक में देखता है कि उसके सारे अटैक्स बेअसर हैं। उस क्रीचर की एंटी फिजिकल आर्मर उसकी स्ट्राइक्स को रोक देती है और हानाडा को पीछे हटना पड़ता है। जैसे ही बीस्टमैन लड़की की तरफ लपकता है, लड़की तुरंत एनर्जी इकट्ठा करती है काउंटर अटैक के लिए, मगर उससे पहले ही कनागी उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और नंगे हाथों से उस बीस्टमैन का हमला रोक देता है। इम्पैक्ट से बीस्टमैन के अंदर एनर्जी फूटती है और वो वहीं गिर जाता है। सब एक पल के लिए स्टन रोन रह जाते हैं। डस्ट सेटल होते ही हानाडा समझ जाता है ये पेनिट्रेशन शॉक था, मगर असली शॉक ये था कि कनागी ने एक S+ रैंक मॉन्स्टर को सिर्फ एक अटैक में गिरा दिया। हानाडा रियलाइज करता है कनागी की ताकत रातों रात बहुत बढ़ चुकी है। लड़की कहती है, इतनी ताकत की जरूरत नहीं थी, मगर कनागी जानता है ऐसे एनिमी पर
जिसकी फिजिकल रेजिस्टेंस हाई है, अंदर से हमला करना सबसे इफेक्टिव होता है। ये टेक्निक उसने वॉन्टक द फिस्ट सेंट से सीखी थी, जिसने उसे कल रात ही पेनिट्रेशन अटैक्स के बेसिक्स सिखाए थे। फिर कनागी लड़की की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है और पूछता है, अब तो नाम बता दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो एक्साइटेड होकर बताती है, अकाने। टाइम ज्यादा नहीं था। हानादा तुरंत बैटलफील्ड की तरफ मुड़कर अपने फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करता है और क्रैक से निकलते नए मॉन्स्टर्स को गिराने लगता है। एकाने भी पीछे नहीं हटती। वो अपने ओपोनेंट्स पर लिक्विड मर्क्यूरी बरसाकर मर्क्यूरियस रिजेक्ट स्किल से उसमें जोरदार एक्सप्लोजन कर देती है। कनागी भी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे उसने पहले कहा था, एनिमीज को अंदर से तोड़ना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। सिग्नल देते ही हानाडा और अकाने बिना रुके क्रैक की तरफ बढ़ते हैं। किसारागी बस डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। उसे पता है क्रैक के उस पार एक बिल्कुल अलग दुनिया है, जहां अनइमेजिनेबल डेंजर्स हैं। वहां जाना पागलपन है। मगर उससे पहले कि वो कुछ कहे, वो दोनों ऑलरेडी क्रैक में कूद जाते हैं और किसारागी के आसपास सिर्फ ए रैंक मॉन्स्टर्स की लाशें रह जाती हैं। उसे समझ आता है ये लोग नॉर्मल फाइटर्स नहीं हैं, ये उस रूमर्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर होंगे। क्रैक के उस पार उन्हें एक विशाल स्वॉर्म ऑफ क्रीचर्स घेर लेता है। अकाने हाथ उठाकर ऑब्जर्व करती है, ये वही मॉन्स्टर्स हैं जैसे बाहर थे। वो तुरंत मर्क्यूरी स्पीयर्स कॉन्जर करके उन्हें इंपेल कर देती है। कनागी दौड़ते हुए उसकी टेक्निक देखता है और मानता है कि वो कितनी पावरफुल है। उसे अब समझ आता है कि एंटी प्रोफेसी यूनिट में अकाने सबसे मजबूत एरिया ऑफ इफेक्ट फाइटर क्यों मानी जाती है। एनिमीज को गिराने के बाद अकाने एक मैसिव बेयर मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है, मगर जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, हानाडा उससे पहले आगे कूद जाता है। बेयर क्लॉज से हमला करता है, मगर हानाडा डॉज करके छत पर कूद जाता है और बीस्ट के चारों तरफ किक्स की बैरल शुरू कर देता है। कनागी अमेज्ड होकर देखता है। फिर अचानक वो भी बेयर की तरफ दौड़ता है और वैसे ही किक्स मारता है और हानाडा से पूछता है, देख, सेम जैसा तू करता है वैसा दिख रहा है। हानाडा पहले सरप्राइज होता है, फिर हंसकर एडमायर करता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अकाने नोट करती है जैसे जैसे वो डीपर जाते हैं, एनिमीज कम हो रहे हैं। आखिरकार वो लोग एक बड़े ओपन स्पेस में पहुंचते हैं जो किसी अरीना जैसा लगता है। तभी वो लोग एक भारी ऑरा फील करते हैं, कुछ आने वाला था। शॉकिंगली एक मैसिव मिनोटॉर वॉरियर मॉन्स्टर उनके सामने कूद कर आता है, पूरी तरह रेज में। ये एक बॉस ब्लाइंड मिनोटॉर था, ट्रिपल एस रैंक पावर लेवल के साथ। हानादा और कानागी उसके साइज से थोड़े डर जाते हैं, मगर अकाने रिलैक्स खड़ी रहती है। यही बॉस है। पोर्टल से कई स्पीयर्स निकल आती हैं। अकाने चिल्लाती है, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स करो, फाइनल ब्लो मैं दूंगी। हानाडा एनर्जी गैदर करने लगता है। कनागी पीछे से देखता है, दोनों की ताकत से हैरान होकर, मगर उसके दिल में डाउट भी आता है, शायद ये भी इनफ ना हो। हानाडा सुन लेता है और शॉक होता है। कनागी उनके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स पर शक कर रहा है। उधर बीस्ट मैसिव वेपन से वार करता है। जमीन पर क्रेटर बन जाता है और शॉक वेव्स पूरे अरीना में फैल जाते हैं। डस्ट सेटल होते ही वो लोग शॉक में देखते हैं। बीस्ट को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल अनस्केथ्ड खड़ा है। वो फिर से फाइट के लिए रेडी होते हैं। कनागी खुद को प्रिपेयर करता है, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, अकने की टैलेंट की तारीफ करते हुए। वो आवाज पहचान जाता है, उसके फाउंडर की स्पिरिट किलिक। किलिक जो एक एल्केमिस्ट था, कहता है, अकने बहुत प्योर, एजाइल और स्ट्रांग है, मगर इतनी कम उम्र में मर जाएगी तो उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। किलिक बताता है, अकने ने अंडर एस्टिमेट किया कि उस मिनोटॉर की फिजिकल रेजिस्टेंस 100% है। कनागी घबराकर पूछता है, तो मैं क्या करूं? किलिक हंसता है और कंट्रोल ले लेता है कनागी के बॉडी का। हानादा और अकाने बीस्ट से लड़ रहे होते हैं। तभी अकाने देखती है कि कनागी के बॉडी से अजीब एनर्जी निकल रही है। अब कनागी नहीं, बल्कि किलिक उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और बीस्ट की टांगों पर पावरफुल स्पेल मर्क्यूरियस डालता है। बीस्ट का लोअर बॉडी फ्रीज हो जाता है। एकानी स्टंड रह जाती है। कनागी ने वही स्किल यूज की जो वो करती है, मगर ऐसे तरीके से जिससे मॉन्स्टर इमोबिलाइज हो गया। किलिक कनागी के बॉडी से आकाने की तरफ देखता है और कहता है, मूर्ख, फ्लेक्सिबिलिटी सीख, सब्सटेंसेस को तीनों फॉर्म में कंट्रोल करना सीख, तभी सच्ची एल्केमिस्ट बन पाएगी। साथ ही वो माइनोटॉर के पूरे बॉडी को मर्करी से भर देता है। मॉन्स्टर के मुंह से मर्करी बाहर निकलती है और फिर वो बॉइलिंग स्पेल डालता है। मर्करी अंदर ही अंदर उबलने लगती है। टॉक्सिक फ्यूम्स फैल जाते हैं, जिससे दूसरों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अकने देखती रह जाती है। ब्रूट फोर्स की बजाय किलिक ने एक्सट्रीम टेम्परेचर से मॉन्स्टर को कंट्रोल किया। मॉन्स्टर दर्द से तड़पता है और किलिक कैजुअली कनागी से कहता है, मैं अकाने को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। कनागी माइंड में हंस देता है, ये मजाक होगा। आखिरकार बॉइलिंग मर्क्यूरी मॉन्स्टर को अंदर से जला देती है और वो गिर जाता है। मिशन पूरा हो जाता है। अकने डिसबिलीफ में देखती है, जो कनागी ने किया वो स्किल सिर्फ किसी क्रेस्ट में रहने वाले अवेकनर के लिए पॉसिबल है। उसे पता है कनागी भी उसी क्लास में आता है जैसे हिको, मगर उसने एल्केमी उसी लेवल पर कर ली। वो गुस्से में मगर क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, तू असल में है कौन? कनागी मुस्कुराकर हाथ बढ़ाता है, कनागी मिनाटो। अकाने अनॉयड होते हुए भी उसका हाथ मिलाती है। अब तेरा नाम याद रखूंगी। ये देखकर हानादा खुश होकर मुस्कुराता है। कनागी ने अकाने का रिस्पेक्ट जीत लिया था। इस बीच बाहर किसारागी और उसके लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। अचानक उनकी हैरानी के लिए डायमेंशनल क्रैक बंद होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से सील होने वाली होती है, ट्रायो वक्त रहते बाहर कूद जाते हैं। कनागी पूछता है, मिशन ऑफिशियली खत्म हो गया? उसे जवाब मिलता है कि अब बस हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट देना बाकी है। जैसे ही वो अपने नेक्स्ट स्टेप पर बात कर रहे होते हैं, किसारागी उनके पास आता है
अपनी टीम को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वो भरोसा दिलाता है कि न तो वो उनकी आइडेंटिटी में दखल देगा और न ही अंदर क्या हुआ ये पूछेगा। अकाने उसे थैंक्स कहती है और सजेस्ट करती है कि अपनी रिपोर्ट में एम्बलम का जिक्र जरूर करे ताकि अथॉरिटी सब समझ सकें। ट्रियो जैसे ही वहां से जाने लगता है, किसारागी कहता है कि अगर कभी मुश्किल में फंसे तो वो मदद के लिए है, लेकिन अकाने पीछे मुड़कर कहती है कि शायद वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और उसे नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की सलाह देती है। ये सुनकर किसारागी महसूस करता है कि आखिरकार वो बस आम लोग हैं जो उसकी दुनिया से कहीं आगे की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। 11 मई एन प्रीफेक्चर विलेज में एक रेड फ्लैश सड़क से गुजरती है। एक गार्ड उसे देखता है लेकिन समझ नहीं पाता कि वो क्या था। तभी पूरे गांव में आसमान चीरती हुई दहाड़ गूंजती है। एंटी प्रोफेसी हेडक्वार्टर्स पर ट्रियो कार से उतरते हैं। अकाने याद दिलाती है कि हेडक्वार्टर्स के लिए रिपोर्ट लिखनी है। तभी हानाडा के फोन पर मैसेज आता है, उन्हें लेबोरेटरी बुलाया गया है। मिशन के तुरंत बाद ऐसा बुलावा काफी अनयूजुअल है। क्यूरियस होकर वो एंटी प्रोफेसी HQ लैब पहुंचते हैं जहां 2 लोग पहले से मौजूद हैं। एक स्टेज पर खड़ा है, दूसरा स्टैंड्स में बैठा है। ऑथोरिटेटिव टोन में वो रिमार्क करता है, अकाने रैंक 3 डिजास्टर गिराने में काफी टाइम लगा दिया। कनागी तुरंत पहचान लेता है, ये वही लाल मोटी लड़का है। अकाने को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इरिटेट हो जाती है कि वो खुद को लीडर की तरह क्यों दिखा रहा है। हानादा बीच बचाव करता है और पूछता है, डायरेक्टर कोरिहारा हमसे क्या चाहते हैं? स्टेज पर खड़ा आदमी वही डायरेक्टर है। डायरेक्टर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो में एक ग्लोइंग रेड हॉट चारकोल पीस है। डायरेक्टर बताता है ये एक प्रोफेसी ग्रिमवार है, इसे वॉल्केनिक रीजन में पाया गया था और तभी से एनालाइज किया जा रहा है। कनागी सोचता है क्या ऐसी हालत में ग्रिमवार पढ़ा भी जा सकता है? डायरेक्टर अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए बताता है, AI और एक्स-रे टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पर कंटेंट अभी भी अनक्लियर है, लेकिन जो डिसाइफर हुआ उसमें जापान का जिक्र साफ तौर पर है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, खासकर अकाने, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई प्रोफेसी है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। डायरेक्टर समझाता है कि एंटी प्रोफेसी रिसर्च दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करता है, ऐसे में अननोन प्रोफेसी मिलना बहुत अनयूजुअल है। लेकिन इस केस में सिचुएशन अलग है। रेड हेयर्ड लड़का तुरंत समझ जाता है अब इन्हें ही इन्वेस्टिगेट करना होगा। डायरेक्टर उसकी समझदारी की तारीफ करता है और बताता है कि ये मिशन आम मेंबर्स को मिलता है लेकिन वो अनअवेलेबल है। कनागी रियलाइज करता है कि शायद इसी वजह से मिडोरी वहां नहीं था जब वो लौटे। डायरेक्टर उन्हें तुरंत रवाना होने का ऑर्डर देता है और कहता है डिटेल्स ईमेल से मिल जाएंगी। कनागी हैरान है कि इतनी जल्दी दूसरा मिशन, लेकिन रेड हेयर्ड लड़का कैजुअली कहता है आदत हो जाएगी। कनागी के दिल में अनईजी फीलिंग आती है। उसे लगता है शायद इस बार सच में दुनिया का फ्यूचर दांव पर है। सू जोर से टेबल पर हाथ मारता है। वो अथॉरिटी से अनाउंस करता है कि वो और उसके 3 साथी ये मिशन लेंगे। अकाने उसे बॉस की तरह एक्ट करते देख फिर अनॉयड हो जाती है। जाते वक्त डायरेक्टर उन्हें आखिरी वार्निंग देता है, मिशन की सेवेरिटी अननोन है इसलिए संभल कर रहें और अगर प्रोफेसी शुरू भी हो जाए तब भी ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले मेन फोर्स का इंतजार करें। कार में कनागी अनईजी है। फ्रंट सीट पर सू कहता है थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारा पहला मिशन अभी खत्म हुआ है। प्राइड के चलते अकाने रिफ्यूज कर देती है, तुम्हें मुझे ऑर्डर्स देने का हक नहीं। लेकिन हनेदा और कनागी तुरंत मान जाते हैं और कुछ ही देर में सो भी जाते हैं। अकाने जागे रहने की कोशिश करती है पर नींद उसे भी हरा देती है। कुछ देर बाद कार रुकती है। अकाने जागती है, देखती है कि गाड़ी खाली है, घबराकर बाहर भागती है। बाकी सब क्लिफ पर खड़े हैं, नीचे एक ग्लोइंग लाइट को देख रहे हैं। अकाने देखती है जमीन पर एक मैसिव मैजिक सर्कल बना है जिसकी स्केल उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। हानेदा भी समझ जाता है हालत उम्मीद से ज्यादा सीरियस है। प्रोफेसी लगभग पूरी हो चुकी है। जमीन से स्केलेटन फिगर्स निकल रहे हैं जो बड़े क्रिस्टल्स में फंसे हैं। उनकी ईरी ग्लो पूरे एरिया को डरावना बना रही है। ट्रियो को चिल्स आते हैं, शायद वो ऑलरेडी देर कर चुके हैं। यही 23 विलेजर्स हैं जिनका रिपोर्ट में जिक्र था। सू को पास्ट का एक इंसिडेंट याद आता है। 30 साल पहले वकायामा मैंशन गायब हुआ था और एक डिमेंशनल रिफ्ट खुलने वाली थी। सो एक्सप्लेन करता है, तभी मैजिक सर्कल के सेंटर का पिलर एनर्जी बर्स्ट से फूटने लगता है। सो कहता है जल्दी करो। हनेदा तलवार निकालकर पूछता है क्या करे? सू कहता है हमें इसे रोकना होगा। अकाने रिमाइंड कराती है डायरेक्टर ने कहा था इंतजार करो। लेकिन तभी वो सब पीछे एक भारी ऑरा फील करते हैं। मुड़कर देखते हैं कनागी एनर्जी से घिरा हुआ है, रेडी फॉर बैटल। ग्रुप समझ जाता है कनागी अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। सू स्मर्क करते हुए आगे कूदता है, फॉलो मी। सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अकाने वार्न करती है रेकलेस मत हो। जैसे ही वो मैजिक सर्कल की तरफ भागते हैं, हिनोकी और मेज अचानक हवा में एक जानी पहचानी स्मेल महसूस करते हैं। वो स्मेल जो उन्होंने पहले भी कई बार महसूस की थी। तभी जमीन तेजी से हिलती है और एक मैसिव हैंड जमीन से फूटकर निकलता है। हिनोकी की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। अब वो समझ जाता है ये फॉरबिडन टेक्निक की बू है। ये वही प्रोफेसी है जो बुक ऑफ स्कॉर्चिंग हीट में लिखी है। हिनोकी बताता है एक अवेकनर बांडू शिजिमा जो डार्क मैगस का लीडर था, एफसी पीरियड में जेनोसाइड कर चुका था। ऑन म्योजिस ने उसे मार गिराया लेकिन उसी में एक पूरा विलेज भी बर्बाद हो गया। शिजिमा ने मरे हुए विलेजर्स का खून कलेक्ट किया, उसी से मैजिक सर्कल बनाया ताकि 1000 साल बाद वो दोबारा रीइंकारनेट हो सके। उसका मकसद सबको डिवावर करना और डीमन किंग बनकर दुनिया पर राज करना। मरने से पहले उसने फॉरबिडन टेक्निक छोड़ दी
जो बताती है कि कैसे जीते जागते लोग उसकी रेजरेक्शन के लिए बलि चढ़ेंगे। अब वर्तमान में शिजिमा एक अननोन रैंक के बॉस के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है। उसका मकसद साफ है, स्कॉचिंग हीट की प्रोफेसी को पूरा करना। अपने हाथों को देखते हुए वो गुस्से में सोचता है उसकी रिवाइवल उतनी पावर के साथ नहीं हुई जितनी उसने सोची थी। उसे शक है कि शायद रिचुअल के लिए काफी बलि नहीं मिली। चारों तरफ नजर डालते हुए उसे मजा आता है कि 1000 साल बाद भी ये जगह वैसी की वैसी है। लेकिन जैसे ही वो एंटी प्रोफेसी यूनिट को अपनी ओर आता देखता है, उसके होंठों पर पागलपन भरी मुस्कुराहट फैल जाती है। सोचता है और बलि मिल गई। डार्क आर्ट्स चैनल करते हुए वो प्लेट ऑफ येन अनलीश करता है। एंटी प्रोफेसी यूनिट के नीचे जमीन फटती है और मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कनागी हैरानी से देखता है। ब्लास्ट हानादा और अकाने को लपेट लेता है, लेकिन जैसे ही धुआं छोड़ता है वो दोनों सही सलामत बाहर निकलते हैं। तभी कनागी की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां वो लैंड करते हैं। वहां एक डार्क मैजिक सर्कल बन चुका है, डेथ रेल्म। सर्कल से सैकड़ों स्पिरिट्स निकलते हैं जिनके डरावने हाथ हानादा और अकाने को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं, जल्दी ही समझ जाते हैं कि शिजिमा उनकी सोच से कहीं ज्यादा स्किलफुल है। शिजिमा अपने स्पेल का असर देख ही रहा होता है कि उसे अचानक पीछे हलचल महसूस होती है। वो मुड़ता है। कनागी उस पर सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन शिजिमा बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और कनागी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, एमेटर। फिर वो कनागी के नीचे प्लेट ऑफ येन कास्ट करता है। धमाके के बाद भी कनागी बिना चोट के निकल आता है और थंडरबोल्ट हदद स्किल से पलटवार करता है। शिजिमा डार्क मैजिक से उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कनागी की स्किल देखकर सीक्रेटली इंप्रेस भी होता है। धुएं के बीच सुओ पीछे से शिजिमा पर क्रिसेंथिमम स्पेल डालता है। शार्प नाइव्स की बारिश होने लगती है। शिजिमा चौंकता है पर हवा में कूदकर बच जाता है। सुओ पहले से प्रिपेयर था। जैसे ही शिजिमा मिड एयर होता है, सुओ अपनी वेपन स्लैम करता है और नाइव्स आसमान से बरसने लगते हैं। शिजिमा हंसते हुए कहता है, बस रोशनी की बारिश है ये। वो अपना हाथ तलवार में बदलकर सुओ पर वार करता है। सुओ ब्लॉक कर लेता है पर रिकॉइल से लड़खड़ा जाता है। शिजिमा अब समझ जाता है सुओ शायद इस ग्रुप में सबसे स्ट्रांग है। कनागी साइड से देख रहा होता है। उसे शिजिमा की पावर बॉटमलेस लगती है। शिजिमा अब तक के सारे दुश्मनों से अलग, इवन फाउंडर से भी ज्यादा खतरनाक है। कनागी सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से अकाने और हानाडा की आवाज आती है। वो शिजिमा पर चार्ज कर रहे होते हैं, अपने रास्ते के स्केलेटन डीमन से लड़ते हुए। हानाडा एक डीमन को किक करता है, पर शॉक होता है कि उस पर असर ही नहीं हुआ। उनके शरीर उतने ही टफ हैं जितने पिछले मिनोटॉर्स थे। एक स्केलेटन डीमन कनागी के सामने भी आकर खड़ा हो जाता है। इस बीच सुओ और शिजिमा में जबरदस्त हमला पलटवार चल रहा है। शिजिमा सुओ का मजाक उड़ाता है, तुझे तेरे साथियों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। लेकिन सुओ उसका वार काटते हुए कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और फिर शिजिमा की तरफ तलवार तान कर कहता है, मेरी ताकत ही काफी है। शिजिमा खून पोंछते हुए पागलों की तरह चिल्लाता है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं, मैं सबको डिवावर कर जाऊंगा। और वो फिर सुओ पर टूट पड़ता है। सुओ मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। तभी पीछे से कनागी दौड़ता हुआ आता है। शिजिमा चौंकता है। उसने तो डीमन भेजा था कनागी को रोकने के लिए। पीछे देखकर देखता है डीमन 2 टुकड़े हो चुका है। कनागी एक जोरदार पंच से शिजिमा के चेहरे पर वार करता है। शिजिमा जमीन पर घिसटता चला जाता है। सुओ भी इंप्रेस होता है। कनागी सजेस्ट करता है, आओ मिलकर लड़ते हैं। सुओ शॉक्ड होता है। कनागी ने डीमन को हराया, पर बाकी अभी भी डीमन से लड़ रहे हैं। फिर भी वो हेल्प ऑफर कर रहा है। सुओ का प्राइड हावी हो जाता है और वो साफ मना कर देता है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तभी शिजिमा पास आता है। वो मागत्सूस ब्रेथ टेक्निक अनलीश करता है। एक डरावना बीम कनागी और सुओ की तरफ बढ़ता है। सुओ ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कनागी बीम की चपेट में आकर उड़ जाता है। एक पेड़ से टकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। होश खोने से पहले वो हिनोकी और मेज की सोल्स देखता है। हिनोकी उसे बताता है, तू बेहोश हो गया है, इसलिए हमने तुझे तेरे ही कॉन्शियसनेस में बुलाया है। कनागी दर्द में होते हुए भी कहता है, मुझे वापस भेजो, मुझे फाइट करनी है। तभी एक गहरी अथॉरिटी भरी आवाज गूंजती है, पीछे हट जा। बाहर सुओ बेयरली शिजिमा के रिलेंटलेस हमलों को रोक रहा है। शिजिमा हंसता है, तू भी मेरी तरह है, तुझे भी किसी की जरूरत नहीं। शिजिमा अपनी ताकत चैनल करता है। इतनी जबरदस्त वार करता है कि सुओ की तलवार टूट जाती है। सुओ तुरंत दूसरी तलवार समन करता है, स्विंग करता है, पर शिजिमा अननेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी से बच जाता है। स्पिरिचुअल रेल्म में कनागी की स्पिरिट फॉर्म देख रही होती है। शिजिमा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हिनोकी कहता है, ये तेरे लेवल से कहीं आगे है। मेज बताती है, शिजिमा की प्रिसीजन खतरनाक है। अगर और इंसान होते वो डीमन किंग बन चुका होता। वो वार्न करती है, अगर शिजिमा कनागी की लाइफ भी कंज्यूम कर ले तो सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। हिनोकी कनागी से कहता है, हमें अपना शरीर दे दे, हम संभाल लेंगे। पर कनागी मना कर देता है। वो कहता है, सॉरी, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये असली है। मुझे ये ऑब्स्टिकल खुद पार करना होगा। फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। क्या तुम लोग मुझसे अग्री करते हो? मेज कुछ कहने ही लगती है, पर हिनोकी हंसते हुए कहता है, तू पहले ही हमें हरा चुका है। फिर कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, फाउंडर्स को सुपर्स करने का क्लेम रिमेंबर कर। और कहता है, जा सब कुछ यूज कर, अपने तरीके से लड़। कनागी का कॉन्फिडेंस वापस आता है। वो बैटलफील्ड की तरफ देखता है, मुझे देखना फाउंडर्स। बिना वक्त गंवाए वो वापस दौड़ पड़ता है। शिजिमा और सुओ अब भी लड़ रहे होते हैं। सुओ घायल और थका हुआ है।
शिजिमा फिर से उस पर वार करता है। सुओ हवा में उड़ जाता है। शिजिमा आखिरी वार के लिए तैयार होता है। तभी मिड एयर में कोई सुओ को पकड़ता है। कनागी वो सुओ की तलवार पकड़ता है और तेजी से उसे जमीन की तरफ फेंक देता है शिजिमा के इनकमिंग बीम से बचाने के लिए। सुओ जमीन पर गिरता है। शिजिमा का ध्यान अब कनागी की तरफ मुड़ता है। वो एक और मागत्सुस ब्रेथ कनागी पर छोड़ता है, लेकिन शिजिमा हैरान रह जाता है। कनागी कामली फाइट कर रहा है और वो यूज कर रहा है हिनोकी की वन हैंडेड सोर्ड स्टाइल। तेज फोकस के साथ कनागी ने शिजिमा के ब्रेथ अटैक को बीच से काट डाला और फिर प्रिसाइज कंट्रोल से शिजिमा का हाथ एक ही बार में काट दिया। शिजिमा स्टन्ड और डर से कांपता है, समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। गुस्से से चिल्लाता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? लेकिन कनागी का चेहरा डिटर्मिनेशन से सख्त है। वो ठंडे लहजे में कहता है, मैं जो फाउंडर्स को भी सरपास करेगा। दूर से बैटल देख रही मेजे हिनोकी से पूछती है, कनागी जीत पाएगा डार्क मैगस से? हिनोकी भी नहीं जानता, पर वो इतना जरूर मानता है कि कनागी मूर्ख नहीं है। उसे शक है कि कनागी ने रास्ते में कार में सोते वक्त कुछ नया सीख लिया होगा। हिनोकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। सोचता है शायद ये उसकी भी समझ से परे है। वहीं सो भी कनागी की फ्लूइड मूवमेंट्स देखकर शॉक्ड है। अभी थोड़ी देर पहले उसने कनागी की हेल्प रिजेक्ट की थी और अब वही कनागी उसकी जान बचा रहा है। कनागी रिलेंटलेस स्लैशेस करता है। शिजिमा पीछे हटकर टेलीपोर्ट करता है और अपना डार्क आर्ट पोमेग्रेनेट छोड़ता है। एनर्जी ब्लास्ट की बारिश कनागी की तरफ बढ़ती है। कनागी डॉज करने की कोशिश करता है, पर ब्लास्ट उसे फॉलो करती रहती है। चारों तरफ उछलते हुए कनागी को एक फाउंडर की स्किल याद आती है, आफ्टर शॉट। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और स्टोन बैरियर खड़ा कर देता है, जिससे ब्लास्ट ब्लॉक हो जाते हैं। शिजिमा थोड़ी देर के लिए चौंकता है, पर तुरंत और ब्लास्ट छोड़ता है। कनागी टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों से खुद को फिर से शील्ड कर लेता है। मौका देखते ही कनागी दो स्किल्स कंबाइन करता है और शिजिमा के पीछे फ्लैश कर जाता है। शिजिमा आखिरी पल में बचता है और पलटकर प्लेट ऑफ यिन ब्लास्ट छोड़ता है। कनागी हिट तो होता है, पर ज्यादातर इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है। एयरबोर्न रॉक को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करते हुए कनागी फिर से शिजिमा की तरफ जंप करता है। फाउंडर्स की टीचिंग्स याद करते हुए शिजिमा फिर इवेट्स करता है, पर कनागी की टेक्निक्स की वैरायटी देखकर स्टंड रह जाता है। दूर से फाउंडर्स भी कनागी की स्पीड और ग्रोथ देखकर हैरान होते हैं, लेकिन शिजिमा हार मानने वाला नहीं। वो फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट करता है। स्केलेटन फ्यूजन से एक विशाल स्केलेटल मॉन्स्ट्रोसिटी समन करता है। पूरे एरिया में उसकी डरावनी ऑरा फैल जाती है। शिजिमा हंसते हुए कहता है, अब अंत आ गया। गुस्से में जायंट स्केलेटन अपना हाथ कनागी की तरफ बढ़ाता है। फाउंडर्स चिल्लाते हैं, भाग कनागी, लेकिन कनागी वहीं खड़ा रहता है, उस इनकमिंग अटैक को देखता हुआ। उसके मन में चलता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा दूं तो भी शायद शिजिमा को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ और चाहिए, अपनी लिमिट से परे कुछ। मेज और हिनोकी की टीचिंग्स याद करते हुए शाइनिंग फ्लेम और हिनोकी की वन हैंडेड सोर्ड टेक्निक, उसे वेव ब्लेड अटैक और स्पेशल स्लैशेस भी याद आते हैं। कनागी अपने हाथ में शाइनिंग फ्लेम चैनल करता है और सोर्ड में हिनोकी की टेक्निक इन्फ्यूज करता है। सोर्ड ब्लेजिंग ब्लेड में बदल जाती है। मेज और हिनोकी शॉक्ड होकर देखते हैं। कनागी ने नामुमकिन कर दिखाया है। कनागी तैयार खड़ा है। उसकी नई स्किल का नाम है ब्लेजिंग फायर कटिंग ब्लेड। बिना रुके वो उस विशाल स्केलेटन बीस्ट की तरफ दौड़ता है। शिजिमा डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। हिनोकी की टीचिंग्स और मेज की मैजिक आर्ट्स याद करते हुए कनागी सिर्फ उन्हीं दो से सेटिस्फाई नहीं होता, वो और ज्यादा चाहता है। डिटर्मिनेशन से वो ब्लेजिंग फायर कटिंग ब्लेड स्किल पूरी तरह अनलीश करता है। सोर्ड फ्लेम से लपटों में घिर जाती है। एक ही पावरफुल स्विंग में कनागी उस स्केलेटन को सिर से पांव तक काट डालता है और शिजिमा को भी दो टुकड़ों में चीर देता है। सब दंग रह जाते हैं। दो मैजिक स्किल्स को एक साथ कंबाइन करने की ये कला देखकर एल्केमिस्ट फाउंडर भी कनागी को इर्रेगुलर कहता है। ये इतनी आसानी से टेक्निक्स मर्ज कर रहा है और शायद इससे भी आगे जा सकता है। अचानक एल्केमिस्ट गायब हो जाता है। हिनोकी कंफ्यूज्ड होता है। मेज उसकी बात सुनकर सोचती है, हमने शायद कनागी को अंडर एस्टिमेट किया। अब उसके मन में थोड़ा डर भी आता है। सही है इतना ताकतवर वॉरियर को बड़ा करना, लेकिन हिनोकी खुश होता है, एक्साइटेड कि कनागी और कितना ग्रो करेगा। कनागी थका हुआ जमीन पर गिरता है। तभी वो शॉक्ड होकर देखता है, दो टुकड़ों में कट चुका शिजिमा अपने ही खून से रिजेनरेट होने लगता है। गुस्से से शिजिमा गुर्राता है, अगर ये वार मेरे सिर पर लगता मैं मर भी सकता था। डार्क एनर्जी चैनल करके वो डेथ बॉल बनाता है, अब सब खत्म कर दूंगा। पर तभी पीछे से सू उसकी गर्दन पर तलवार चला देता है। शिजिमा डिकैपिटेटेड शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ गिर जाता है। शिजिमा का शरीर गिरते ही सू बेहोश कनागी को पकड़ लेता है। कनागी की बॉडी गिर जाती है। सू उसे संभालता है। उसे एक पुरानी याद आती है, बचपन में एक बर्फीली रात ब्रिज के नीचे उसका बड़ा भाई भी उसे ऐसे ही गोद में उठाए हुए था। ऊपर लोग परेड देख रहे थे और वो दोनों भूखे ठंड में कांपते हुए पड़े थे। उसके भाई ने कहा था, सुबह कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। उसी पल सू को याद आता है, उसने अकेलापन क्यों चुना था। शिजिमा ने भी उसे अकेलेपन से डराकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन कनागी को देखकर सू रियलाइज करता है, मैं पूरी तरह अकेला नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो भी झेल सकता हूँ। तभी बैरियर में दरारें पड़ने लगती हैं। अकाने और हनादा दौड़ कर आते हैं। कनागी को बेहोश देख फिक्रमंद होते हैं। हनादा देखती है बैरियर अंदर से कोलैप्स हो रहा है। वो पूछती है, अगर एनर्जी एक्सप्लोड हुई तो? सू तलवार कसकर कहता है, तो सब मर जाएंगे। सिर्फ एक चांस है स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से उसे डिफ्लेक्ट करना। पर सू के दिल में भी डाउट होता है, हम ये कर भी पाएंगे? उनके पास और ऑप्शन नहीं है। कनागी अनकॉन्शियस पड़ा है। तभी उसकी स्वॉर्ड उठती है, उसमें एनर्जी चैनल होती है। सू शॉक्ड होकर देखता है। कनागी के माइंड में हिनोकी कंट्रोल लेता है। कनागी की बॉडी से वन हैंडेड स्टाइल का स्प्लिटिंग क्लाउड अटैक करता है। बाहर एक लाल बालों वाला आदमी दो लोगों के साथ सीन पर पहुंचता है। उसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं,
बैरियर कोलैप्स होने वाला है। तभी बैरियर फटता है और कनागी की सोर्ड से एक शानदार नीली रोशनी आसमान में शूट करती है। लाल बालों वाला आदमी ऑ में देखता है, बिना हेजिटेशन के परफेक्ट सोर्ड टेक्निक। उसका नाम है सू मकोटो, एंटी प्रोफेसी यूनिट का कैप्टन। कुछ देर बाद पेरू के ऊपर उड़ते प्लेन पर मिडोरी फोन पर मकोटो से बात कर रहा है। तुम कह रहे हो न्यू मेंबर ने अननोन प्रोफेसी को रोका? जापान में मकोटो फोन पर एक रैंक 1 प्रोफेसी का सामना कर रहा है। ये पिछले से भी ज्यादा खतरनाक है। मिडोरी प्लेन के ऊपर बैठा मुस्कुराता है, सोचता है एंटी प्रोफेसी यूनिट अब कितनी ग्रो हो चुकी है। भले मैं वहां नहीं हूं, पर उसकी हंसी रुक जाती है। मकोटो रिवील करता है, कोर मेंबर जिसने प्रोफेसी को रोका वही कनागी, जिसने बस 2 दिन पहले ही टीम ज्वाइन की थी। हैरान होकर मकोटो बेताबी से पूछता है, तू असल में है कौन? बिना किसी हिचकिचाहट के मिडोरी पूरे कॉन्फिडेंस से डिक्लेयर करता है, कनागी वही है जो सारी प्रोफेसीज का एंड करेगा। वो लोग काफी वक्त से उसके अराइवल का इंतजार कर रहे थे। कनागी के आसपास हमेशा से एक अजीब सी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे वही वो इंसान है जिसका उन्हें इंतजार था। मकोटो को इतनी बड़ी उम्मीदों पर शक होता है, क्या वाकई मुझ पर इतना भरोसा करना ठीक है? लेकिन बहस करने के बजाय उसे बस कहा जाता है, खुद देख ले। फिर मकोटो टॉपिक बदलते हुए मिडोरी से कहता है, वापस चल, तेरी जरूरत है। बराबर की ताकत वाले ओपोनेंट से अकेले लड़ना मुश्किल हो रहा है। मिडोरी हल्की सी हंसी हंसता है, माफी मांगते हुए, और फिर ध्यान वापस लाता है। उसी वक्त रिन की आवाज अर्जेंसी के साथ सुनाई देती है। एक बड़ी प्रोफेसी हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। ये है सुपर रैंक प्रोफेसी, सुइसाइडल इन्फेक्शन का बॉस इश्ताम। जैसे ही वो मॉन्स्ट्रस बीइंग उसकी तरफ चार्ज करता है, मिडोरी कहता है, मकोटो होल्ड ऑन, मैं जल्दी फिनिश कर लूंगा। बिना देरी किए वो हाथ बढ़ाता है और अनलीश करता है डिवाइन विंड टर्बुलेंस। उसी पल हॉस्पिटल वार्ड में कनागी की आंखें अचानक खुलती हैं। घबराकर वो जोर से चिल्लाता है और झटके से उठकर बैठ जाता है। पास खड़ी नर्स उसकी सडन मूवमेंट देखकर पास आती है और उसे रियश्योर करती है, आप होश में आ गए हैं। मिशन खत्म होने के बाद से आप एंटी प्रोफेसी इन्फर्मरी में अनकॉन्शियस थे। ये सुनकर कनागी सोचता है, क्या मैं बस बेहोश हो गया था? उसकी नींद इतनी गहरी थी कि वो फाउंडर्स के साथ स्पेशल रेल्म में ट्रेन भी नहीं कर पाया। नर्स उसे विश्वास दिलाती है कि अब वो ठीक है। पर्दा हटाते हुए कहती है, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। जैसे ही पर्दा हटता है, कनागी देखता है कि पास की कुर्सी पर सू बैठा है, हाथ बांधे हुए चुपचाप उसकी तरफ देख रहा है। कनागी सोचता है, क्या ये पूरे टाइम मेरी देखभाल कर रहा था? फिर वो इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि हनाडा और आकने वहां नहीं है। वो पूछता है, वो दोनों कहाँ हैं? सू बताता है, वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट फाइट में खुद को बेकार महसूस कर रहे थे। थोड़े एक्सेप्ट करते हुए सू कहता है, कनागी तेरी पावर सच में बहुत ज्यादा थी। सू जैसे इंसान से ऐसी तारीफ सुनकर कनागी थोड़ा शॉक्ड फील करता है, लेकिन तभी सू अचानक खड़ा होता है और गुस्से में पूछता है, तू असल में है कौन? तू आया सिर्फ 2 दिन पहले और अब तक रैंक 3 और एक पोटेंशियल रैंक एक बॉस को हरा चुका है, और वो भी रेयर फ्यूजन स्पेल से जो मैंने कभी नहीं देखी। सू फिर से जोर देकर पूछता है, सच बता तू कौन है और मैं भी तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? उसी वक्त मकोटो एंट्री करता है और पूछता है, कनागी यही है वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था? कनागी धीरे से हाँ कहता है, लेकिन सो अपने बड़े भाई की सडन अराइवल से हैरान रह जाता है। मकोटो सो की तरफ मुश्किल से देखता भी नहीं, बस उसके पास से गुजरता है। कनागी थोड़े हेजिटेशन के साथ पूछता है, क्या ये सच में सो का बड़ा भाई है? लेकिन उससे पहले कि वो समझ पाए, मकोटो अचानक तलवार निकालकर स्विंग करता है। सबके बहुत करीब से सो और कनागी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अटैक डॉज करते हुए कनागी सोचता है, ये क्या कोई टेस्ट है? मकोटो भी सरप्राइज होकर कहता है, एक ट्रेनी होकर भी तूने मेरा वार डॉज कर लिया। मकोटो कंफर्म करता है, हाँ ये टेस्ट था और तू पास हो गया। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं सू के स्क्वाड का कैप्टन सू मकोटो हूँ। ये सुनकर कानागी को रियलाइजेशन होता है, ये सच में सू का बड़ा भाई है। थोड़े पॉज के बाद मकोटो अनाउंस करता है, रैंक एक डिजास्टर के खिलाफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के चलते कनागी अब टेम्पोररीली मेरी स्क्वाड में ज्वाइन करेगा। कनागी स्टन्ड रह जाता है, लेकिन सू और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसके दिल में हल्की सी जेलसी आती है, मैं खुद उसका भाई हूँ, फिर भी मुझे स्क्वाड में नहीं लिया गया। मकोटो टाइम वेस्ट किए बिना कनागी से कहता है, चल ब्रीफिंग के लिए मेरे साथ। पीछे सू फ्रस्ट्रेशन में इतनी जोर से मुट्ठियां भींचता है कि उसकी उंगलियों से खून निकल आता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में एंटी प्रोफेसी यूनिट के ड्यूओ अकाने और हानाडा जोरदार ट्रेनिंग कर रहे हैं। अकाने मल्टीपल वेपन से अटैक करती है और हानाडा उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उन्हें भी पता है कि कनागी के लेवल तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी मिडोरी एंटर्स करता है, हाथ में पेरू के चॉकलेट्स लिए हुए। हे गाइस चॉकलेट्स। पर वो लोग चॉकलेट्स की तरफ देखते भी नहीं, सीधा उसके पास भागकर पूछते हैं, जापान में कितने दिन रहने वाले हो? मिडोरी बताता है, 1 हफ्ता। सुनते ही दोनों कहते हैं, इस हफ्ते हमें ट्रेन करो, हम कानागी से पीछे नहीं रह सकते। मिडोरी थोड़े शॉक्ड होकर कहता है, इतनी डिटर्मिनेशन? फिर भी अग्री करता है, ठीक है मैं ट्रेन करूंगा, और पूछता है सो कहाँ है, वो भी ज्वाइन करेगा? उसी पल सो एंटर्स करता है, चेहरे पर प्योर डिटर्मिनेशन, हाँ मैं भी ज्वाइन करूंगा। उधर हॉलवे में कनागी मकोटो के फास्ट स्टेप्स के साथ चलता है। ट्रेनिंग रूम में सब सो को देखकर हैरान रह जाते हैं, इतनी डिटर्मिनेशन? सो बताता है, कनागी को मेरे बड़े भाई ने अपनी स्क्वाड में टेम्पोररीली लिया है। ये सुनकर अकाने और हानाडा शॉक्ड हो जाते हैं। मकोटो की स्क्वाड में? सो को लगता है मुझे कनागी से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हॉलवे में कनागी क्यूरियोसिटी से मकोटो से पूछता है, मीटिंग किस बारे में है? मकोटो बताता है, अगली मिशन के बारे में।
कल सुबह निकलेंगे। चलते चलते मकोटो अचानक पूछता है, तू सुवो के करीब है? कनागी एक्साइटेड होकर बताता है, हाँ, लास्ट फाइट में उसने मुझे अपनी स्वॉर्ड भी दी थी। मकोटो बाहर से इंडिफरेंट एक्ट करता है, लेकिन अंदर से वो अपने भाई के लिए वरीड रहता है, पर दिखाता नहीं। सुवो को लगता है कि उसके भाई को उसकी परवाह नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, जब मकोटो से मिलने आया था वो उसके जख्म देखकर फेस नहीं कर पाया। सुवो को लगा मकोटो उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए उसने खुद को साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मकोटो की सच्ची चाहत यह है कि उसका भाई ज्यादा स्ट्रांग न बने, बल्कि बस सेफ रहे। सू सोचता है, कनागी को हराकर ही मैं अपने भाई का ध्यान खींच पाऊंगा और एक दिन मैं खुद मकोटो को हरा दूंगा। कनागी अभी भी क्यूरियस फिर पूछता है, तुझे सच में अपने भाई की परवाह है? मकोटो थोड़ी देर के बाद फाइनली मान लेता है, हाँ, बहुत करता हूँ। कनागी को यह सुनकर दिल से अच्छा लगता है। ट्रेनिंग एरिया में सू सबको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करता है। अकाने कहती है, तू उसे हराना भी चाहता है पर रिस्पेक्ट भी करता है। हानाडा कहता है, सच में ये टचिंग है, लेकिन अकाने की बात सुनकर सू गुस्से में आ जाता है। मीटिंग में कनागी स्क्वाड की 3 कोर रूल्स सीखता है। पहला, फास्ट रहना। दूसरा, ऑफेंसिव प्रेशर मेंटेन करना। तीसरा, अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना। काउंटर फोर्स डिवीजन में माकोटो की स्क्वाड को कंबैटिबिलिटी में सबसे स्ट्रांग माना जाता है। स्क्वाड में कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं। छोटा पर एलीट टीम। टारगेट हमेशा रैंक 1 और उससे ऊपर के थ्रेट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर में मिशन पर जाते हुए स्क्वाड का एक मेंबर जेक्रू कैजुअली कहता है, टीम की 90% पावर कैप्टन से आती है, बाकी सब बस एक्स्ट्रा हैं। कनागी तो टेम्पोररी मेंबर है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जब वो बोल रहा होता है कनागी फोन पर बिजी रहता है। जैकरू पूछता है, क्या कर रहा है? कनागी अपोलोजाइज करता है, मुझे अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना है। जेकेरू हैरान होकर पूछता है, कांटेक्ट मतलब? असल में कनागी एंटी प्रोफेसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स को मैसेज भेज रहा है, क्योंकि फाउंडर्स बार बार याद दिला रहे हैं। ट्रेनिंग करते वक्त उन्हें कनागी का मैसेज मिलता है, पढ़कर सब शॉक हो जाते हैं। सू तक कहता है, ये क्या सोच रहा है? वो मैसेज मिडोरी को दिखाते हैं, जिसमें 3 अलग अलग लोगों के लिए डिटेल्ड एडवाइस लिखा है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। मिडोरी वो मैसेज पढ़कर इंप्रेस्ड हो जाता है। मुस्कुराते हुए कनागी हाथ बढ़ाता है और पूछता है, तुम लोग मेरी दी हुई एडवाइस मानोगे या रिजेक्ट करोगे? उसे चैलेंज की तरह लेकर सब लोग मान जाते हैं, खासकर सू, जो गुस्से में है कि कनागी ने जैसे उनकी कमजोरी पर नमक छिड़क दिया हो।